अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 9 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने GNS3 में कुछ टॉपिक्स इम्प्लीमेंट किए थे, जिनमें एक तो क्रोन स्केजुलर को यूज करते हुए आप किसी भी कमांड को किस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं। उसमें आपने दो ऑप्शंस देखी थी। या तो आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि इतने इंटरवल के बाद कमांड बार बार रिपीट हो, या फिर उसमें एक ऑप्शन थी कि आप एक खास टाइम और डेट के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन को या कमांड्स को स्केड्यूल कर सकते हैं कि फलां तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। मेनली जिस कमांड को हमने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था वो बैकअप की कमांड थी। अच्छा, बैकअप लेने के दो तरीके आपको पता लग चुके हैं। एक तो कॉपी वाली कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कॉपी लिखें, उसके बाद सोर्स फाइल, वो रनिंग कॉन्फ़िग भी हो सकती है, वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी हो सकती है, वो फ्लैश में मौजूद कोई फाइल हो सकती है, जैसे कि आपका iOS का इमेज। तो सोर्स फाइल और उसके बाद डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में आपने रखा हुआ था TFTP सर्वर को। ठीक है। अच्छा, इस कमांड में अब एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब ये कमांड एंटर करते हैं तो वो आपसे दो सवाल पूछता है इस सिलसिले में। ठीक है जी, दो सवाल आप लोगों से वो पूछता है, और वो सवाल आपके क्या होते हैं, कंफर्मेशन मांगता है बेसिकली कि TFTP सर्वर कौन है और सोर्स फाइल कौन सी है। ठीक है जी। एक कमांड मैंने आपको कल ऐसी बताई है जिसमें किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, वो थी शो रनिंग कॉन्फ़िग। और उसके बाद मैंने आपको कहा था शो की कमांड के आगे मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। इन फिल्टर्स को आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी। ठीक है। लेकिन उनमें से एक फिल्टर कल मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया था, जो कि बड़ा सिंपल सा फिल्टर था। ठीक है जी, रीडायरेक्ट वाला। आप किसी भी शो की कमांड, ठीक है जी, हमने तो चले हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग को यूज किया था ना, शो रनिंग कॉन्फ़िग अगर मैं एंटर कर दूं तो इसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले होती है, शो होती है। लेकिन अगर मैं काम करूं, इसके आगे लगाऊं पाइप साइन और फिर लिखूं रीडायरेक्ट, ठीक है, और रीडायरेक्ट करना कहां पे है, वो मैंने कहा था जी TFTP सर्वर पे। अब कौन सा TFTP सर्वर, वो आप इसके आगे कॉलन लगा के डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के TFTP सर्वर का IP मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में कल वो 10 डॉट वाला नेटवर्क था। ठीक है जी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 10.0.0.1, ये IP कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर से एक बार फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और डेस्टिनेशन पे आप बता चुके हैं मैं आपकी सोर्स फाइल ये है, इसे आपने कॉपी करना है ना, इसकी आउटपुट को कॉपी करना है। और डेस्टिनेशन पे आप इसे किस नाम से कॉपी करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अमूमन इसमें किया ये जाता है, अगर इस डिवाइस का होस्ट नेम ए है तो आप फाइल नेम में होस्ट नेम को जरूर शामिल करें, ताकि बाद में पता लग सके कि आपके अगर 500-600 राउटर्स हैं, उनमें से ये किस राउटर की आउटपुट को आपने उसका बैकअप लेके रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं A-config, ये नाम इसका हम रख सकते हैं। तो ये कमांड है, इसका फायदा ये है कि आपसे ना ये किसी भी किस्म की कंफर्मेशन नहीं मांगता, भाई ये कमांड एग्जीक्यूट होने की देर है तो जो कुछ इसमें लिखा हुआ ये हो जाएगा। रनिंग कॉन्फ़िग की आउटपुट को TFTP सर्वर जो कि 10.0.0.1 है उस पे ये फाइल कॉपी हो जाएगी और नाम होगा A-config। ठीक है। इस कमांड को हमने कल फिर ऑटोमेट किया था, इसको हमने स्केड्यूल किया था क्रोन स्केजुलर को यूज करते हुए। क्रोन स्केजुलर में मैंने कल आपको बताया था भाई दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्रोन स्केजुलर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। एक क्रोन स्केजुलर में आप ये बताते हैं पॉलिसी क्या है। पॉलिसी में बेसिकली आपने ये बताना होता है कि कौन सी कमांड है जिसको आप स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो उसमें कल एज इट इज मैंने ये वाली कमांड आपको याद होगा कॉपी पेस्ट कर दी थी। तो क्रोन पॉलिसी में ये कमांड आ जाएगी और उसके बाद फिर क्रोन अकरेंस होता है कि आपने इसको स्केड्यूल कब के लिए करना है या कोई फ्रीक्वेंसी या इंटरवल सेट करना है। ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं फलां तारीख को इतने बजे ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, और आप ये भी बता सकते हैं हर 1 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 दिन बाद, ठीक है जी, एक हफ्ते बाद। उसमें हमारे पास डेज, आवर्स और मिनट्स की ऑप्शन थी, तो और उनकी मदद से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। ये वो काम है जो कल हमने करके देखा था।
और ये वाली लैब, ये क्रोन स्केजुलर वाली लैब डेफिनेटली आप लोग GNS3 पर ही कर सकते हैं और आपको वहीं पर करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लैब मैं आपको GNS3 में करवा रहा हूं, आपने कोशिश यही करनी है कि आप भी उसको GNS3 पर ही करें, क्योंकि एन मुमकिन है, मैंने ज़रा टेस्ट किया होगा, वो कमांड होती ही वहां पर होगी, पैकेट ट्रेसर में नहीं होती होगी, इसीलिए वो मैं GNS3 में करा रहा हूँ। तो बिला वजह उसमें आप पैकेट ट्रेसर पे अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। जो चीज सिस्को पैकेट रेसर पे हो सकती है, पॉसिबल है, वो मैं उसमें करवा देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई कल के लेक्चर की कहानी। कल के लेक्चर में एक मेन काम हमने ये किया था। दूसरा, कल के लेक्चर में एक और काम भी हमने किया था, GNS3 की जो वर्चुअल लैब है पूरी, उसको हमने फिजिकल नेटवर्क के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसका तरीकाकार भी मैंने आपको कल सिखा दिया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली हैं। इस मकसद के लिए आप जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, उन्हें आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी। दूसरा, मैंने कल आपको इस सिलसिले में यह भी सिखाया था कि आप अपने लैपटॉप पर या सिस्को iOS में लूपबैक इंटरफेसेस को कैसे जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे कल के लेक्चर का हिस्सा था। ठीक है, तो कल हमने ये चीजें जो है वो पढ़ी थी। ठीक है, उम्मीद है, और ये मैंने वीडियो भी इस हिस्से की बन गई थी, आपके साथ शेयर्ड है। कल वाली, या शायद आप नोट कर रहे होंगे, प्रीवियस कुछ दिनों से शायद वीडियो का साइज आपका ज्यादा बड़ा है। ऐसा कल वाली का तो मेरा हाल 3.4 था, तो फाइल का साइज बड़ा है, तो अच्छी बात है ना, क्वालिटी अच्छी होगी, आप उसको बड़ी स्क्रीन में भी चला लें तो पिक्सल नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो असल में जब से मैंने ये लैपटॉप चेंज किया था, इसकी जो हार्डवेयर की सेटिंग है, इसमें ग्राफिक कार्ड है बेसिकली, उस वजह से जब ये उस ग्राफिक कार्ड को यूज करते हुए एनकोड करता है तो फाइल का साइज बड़ा होता है। मैंने आज कोशिश किया है कल के मुकाबले में थोड़ा सा साइज छोटा होगा। अगर उस पे भी गुजारा ना हुआ तो मैं मजीद इसको आइंदा आने वाले दिनों में छोटा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर फाइल का साइज बड़ा है तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है जी। बहरहाल डाउनलोड करने में आपको जाहिर है फिर उसमें इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को बेहतर किया जा सके। अच्छा जनाब, आज अब हमने क्या करना है, आज बेसिकली जो कल लैब बनाई थी उसी को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन फायदा ही होना चाहिए, साथ में कुछ नई चीजें भी सीखने को मिल जाए। तो एक जरा पुराना कॉन्सेप्ट, पुरानी डायग्राम के ऊपर आपको एक दफा एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, डेफिनेटली फायदा होगा, और आज की मेन लैब में इस कॉन्सेप्ट ने इस्तेमाल भी होना है, बड़ा यूजफुल है। ठीक है, मुझे याद पड़ता है एक हद तक शायद हमने इस क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हमने इंप्लीमेंट इसे नहीं किया हुआ। तो चलें जी, डिस्कस करता हूं। एडी वैल्यू याद है जी आप लोगों को? एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है? नहीं, हॉप काउंट नहीं है, वो खाली डिस्टेंस है हॉप काउंट वाला। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या एडी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ही हुआ मौजू छेड़ दिया। आपको पता है, आप पिछले एक दो जो आपके ये असेसमेंट्स होती हैं उनमें आप इस सवाल का जवाब भी दे चुके हैं। एडी वैल्यू जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, वो अब मैं आपको याद कराता हूं। करीबी दोस्त, दूर का रिश्तेदार, को ऐसी बात याद आ रही है? कोई क्लास में हुई थी? हाँ, ये बात याद आ जाती है। टेक्निकल चीजें तो बाद में मनवाना मुश्किल हो जाता है कि हमने ये किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे बहुत सारे राउटिंग मेथड्स हैं, हर राउटिंग मेथड की प्रायोरिटी या प्रेफरेंस होती है। ठीक है, सिस्को में भी होती है, हवावे में भी होती है, और जुनिपर में भी होती है। ठीक है, तो सिस्को ने हमें एक जो तरतीब बताई हुई है वो ये है कि डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू 0 है, जिसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सिस्को में डायरेक्टली कनेक्टेड। उसके बाद बारी आती है स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करने के तरीके हैं दो। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप आईपी। सिस्को जो है वो आउटगोइंग इंटरफेस को उतनी ही प्रायोरिटी देता है जितने डायरेक्टली कनेक्टेड को, तो उसका एडी वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट हॉप आईपी वाला जो मेथड है उसका एडी वैल्यू 1 है। ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की याद है आपको, कैटेगरीज होती हैं,
दो कैटेगरीज हैं, इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर। इंटीरियर गेटवे में 4 प्रोटोकॉल्स की मिसाल मैंने दी हुई है, रिप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस। तो रिप का एडी वैल्यू 120, ओएसपीएफ का 110, आईएसआईएस का 115 और ईआईजीआरपी का 90 है। बीजीपी अब एक अलग कैटेगरी है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की। बीजीपी को दो तरीकों से कॉन्फ़िगर किया जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बीजीपी इंटरनल का 200 है और एक्सटर्नल का 20। तो ये हमारी डिस्कशन पहले हुई हुई। अच्छा, ये जो एडी वैल्यू है इसके बारे में मैंने कहा था, हर वेंडर की, सिस्को, हुआवे, जूनिपर की अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेबल भी हैं, हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, हम इन्हें अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। अब इनको चेंज करने की वजूहात क्या हैं, हम इन्हें क्यों चेंज कर सकते हैं और क्यों चेंज करते हैं, इस पे थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं जी। अगर पहले नहीं हुई तो, अगर हुई भी है तो हमें तो याद नहीं है, लिहाजा हमें फायदा ही होगा, ठीक है। तो एडी वैल्यू भाई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है या एडी वैल्यू, उसे चेंज किया जा सकता है। आप कहेंगे जी किया जा सकता है, चेंज करने की वजूहात क्या हो सकती हैं, वो उनमें से चंद एक मैं भी आपके सामने रखता हूं। लेट से एक छोटी सी डायग्राम जिसमें 4 राउटर्स हैं, राउटर ए, बी, सी और डी, ठीक है जी। आपस में ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, इनके दरमियान जो वैन लिंक्स। राउटर डी का एक लैन नेटवर्क है, ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क। X/24 प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो मैंने ये लिख दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये इस इंटरफेस से लेकर, ये X वाला इंटरफेस शामिल है, यहां से लेकर राउटर बी के इस इंटरफेस तक मैं कहता हूं हमने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है, जो कि है रिप, RIP, रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो X वाला नेटवर्क है, इसको रिप यहां राउटर डी से उठा के ए और फिर ए से बी तक ले आएगा ना, काम है उसका, उसकी इंफॉर्मेशन बी तक पहुंच जाएगी। रिप बताएगा कि X बेसिकली कहां है। तो R से एंट्री आएगी राउटर बी के टेबल में X/24 की, R यानी कि रिप। रिप का एडी वैल्यू कितना होता है 120। अच्छा जी, अब इसी इंटरफेस पे, ये X वाले इंटरफेस पे मैं एक और प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, ठीक है जी, जो कि OSPF है। वहां से लेकर, यानी राउटर डी के X वाले इंटरफेस से लेकर राउटर बी तक मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, OSPF भी कॉन्फ़िगर कर दिया है। आप देखें, X एक ऐसा इंटरफेस है जिसपे रिप भी एनेबल्ड है और OSPF भी एनेबल्ड है, दोनों की बाउंड्री के अंदर आ रही है, ठीक है। तो OSPF भी X की इंफॉर्मेशन D से C तक पहुंचाएगा और फिर C से B तक। तो राउटर B को ये एंट्री O मींस OSPF से भी रिसीव हो रही होगी X/24 OSPF का AD वैल्यू क्या है 110, OSPF का AD वैल्यू 110 होता है। अच्छा, आपको वो राउटिंग लुकअप की प्रायोरिटीज याद है, सबसे पहले प्रीफिक्स लेंथ देखी जाती है, ठीक है। अगर वो सेम हो, अगर चले पहले तो कर लें, अगर डिफरेंट हो तो फैसला प्रीफिक्स लेंथ पे ही होगा। जिसकी प्रीफिक्स लेंथ सबसे ज्यादा है, जिसके साथ आईपी की सबसे ज्यादा बिट्स मैच करेंगी, उसको प्रेफरेंस मिल जाती है। लेकिन हमारे केस में देखें प्रीफिक्स लेंथ सेम है, ठीक है जी। जब प्रीफिक्स लेंथ सेम हो, सेम प्रीफिक्स और सेम प्रीफिक्स लेंथ, अब देखा जाएगा एडी वैल्यू को। तो इन दोनों में से किसकी एडी वैल्यू कम है, ओएसपीएफ की, लिहाजा दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ओएसपीएफ को। तो राउटर बी जो है वो रिप को छोड़ के ओएसपीएफ को प्रेफर करेगा। अच्छा, एडी वैल्यू भी सेम निकल आए, यानी प्रोटोकॉल भी सेम हो, प्रीफिक्स लेंथ भी सेम हो, तब फैसला होता है मेट्रिक की बेस पे, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ। डिस्टेंस कहां ज्यादा है या कम है, बैंडविड्थ कहां ज्यादा है या कम है, ये देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पे तो फैसला हो रहा है ना एडी वैल्यू पे। अच्छा, ओएसपीएफ को सिलेक्ट करने का मतलब पता क्या है, राउटर बी से एक्स वाले नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कौन सा पाथ सिलेक्ट होगा, बी टू सी देन सी टू डी, ये नीचे वाला रास्ता हम इसको कह लेते हैं, और जो रिप वाला रास्ता है वो ऊपर वाला रास्ता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही होगा जी, सारी की सारी ट्रैफिक नीचे वाले रास्ते से जाएगी। मैं कहता हूं
ये यानी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, मैं कहता हूं ये जो ओएसपीओ वाला पाथ है ना, है तो ठीक, अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने ये नोट किया है कि ये जो दो लिंक आ रहे हैं ना, इनमें से कोई ना कोई एक लिंक अक्सर डाउन होता है या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है जी, दिन में कई कई घंटे कोई लिंक बीच में से डाउन हो जाता है। चंद सेकंड के लिए भी अगर डाउन हो रहा हो, स्टेबल ना हो, तो अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। जबकि मैं कहता हूं जी दूसरा लिंक जो है ना, उधर बैंडविड्थ तो थोड़ी कम है, ठीक है, बैंडविड्थ थोड़ी कम मिल रही है, लेकिन है स्टेबल, डाउन नहीं होता, ठीक है जी। मैं कहता हूं मैं ये चाहता हूं, मैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहता है मैं ये चाहता हूं कि ये नीचे वाला पाथ सेलेक्ट ना हो एक्स पे जाने के लिए, बल्कि ऊपर वाला पाथ सेलेक्ट हो। एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है नीचे वाला रास्ता सिलेक्ट ना हो, बल्कि ऊपर वाला रास्ता सिलेक्ट हो, ठीक है जी। अभी एडमिनिस्ट्रेटर की ख्वाहिश है, एडमिनिस्ट्रेटर की पॉलिसी है। एक होती है राउटिंग, एक होती है राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी। एक राउटिंग है और एक होती है राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी, और उसको कहते हैं पीबीआर या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ठीक है जी। राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी, ठीक है जी, इज कॉल्ड पीबीआर या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ऐसी राउटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर की पॉलिसी के मुताबिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, पीबीआर, ठीक है जी। ऐसी राउटिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी से हो, उसे पीबीआर या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कहा जाता है। आपके नोट्स में मैंने ये बात लिख दी है, ठीक है जी। पीबीआर क्या है, राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पॉलिसी कई तरीकों से बना सकता है, वो सब आप पढ़ेंगे। पीबीआर के बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से जो एक बेसिक टूल है या बेसिक काम जो है वो ये है कि अब आप जरा देखिएगा, मैं क्या चाहता हूं, मैं यानी एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहता है, नीचे की बजाय ऊपर वाला रास्ता सिलेक्ट हो। ऊपर वाला रास्ता सिलेक्ट करने के लिए राउटर बी को सुननी किसकी पड़ेगी, रिप की के ओएसपीएफ की? नहीं, ओएसपीएफ की तो वो सुन रहा है ना, और ओएसपीएफ की सुन के वो नीचे वाले रास्ते से जा रहा है, बी टू सी देन सी टू डी। हम क्या चाहते हैं, ए बी टू ए देन ए टू डी, ट्रैफिक ऊपर से जाए, ठीक है। इसके लिए कौन से प्रोटोकॉल की सुननी पड़ेगी राउटर बी को, रिप की। अब वो रिप की सुनेगा कैसे, उसकी बुनियाद क्या होगी, ओएसपीएफ की क्यों सुन रहा है, क्योंकि उसका एडी वैल्यू कम है। तो अगर आपकी रिप की सुनवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एडी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। बात यहीं से शुरू हुई थी, क्या एडी वैल्यू कॉन्फ़िगरेबल है, तो मैंने कहा था जी है। और एडी वैल्यू को चेंज करने की वजह क्या है, हम अपनी मर्जी से पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी अगर शामिल हो गई तो ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होगी। तो एडी वैल्यू बदलने की एक बुनियादी वजह पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, ठीक है। अब इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप रिप का एडी वैल्यू 120 से कम करके 109 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। रिप का एडी वैल्यू 120 से कम करके 109 भी कर सकते हैं, और हम ओएसपीएफ का एडी वैल्यू 110 से बढ़ा के 121 भी कर सकते हैं। अगर मैं रिप वाला 109 कर दूंगा तो ओएसपीएफ का 110 होता है ना बाय डिफॉल्ट, तो 109 वर्सेस 110 होगा, तो जीतेगा कौन, 109। और अगर आप यूं कर लें कि ओएसपीएफ को 121 कर दिया और रिप को डिफॉल्ट पे छोड़ दिया, तब रिप अगर डिफॉल्ट है 120 और ओएसपीएफ 121 हो गया, तब भी रिप की कम होगी, लिहाजा सिलेक्ट रिप होगा। एडी वैल्यू चेंज करके हम अपनी मर्जी से पाथ सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह, और हमें एडी वैल्यू चेंज करने से क्या फायदा मिल सकता है, ये जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं तो सॉफ्टवेयर्स ना, और सॉफ्टवेयर्स के बारे में एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, और एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने सुन रखा है, बल्कि देख रखा है, अक्सर ये चलते चलते हैंग भी हो जाते हैं, क्रैश भी हो जाते हैं, रीस्टार्ट भी हो जाते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। तो उस तरह तो फिर ओएसपीएफ भी चलते चलते रुक सकता है, रिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है।
किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसका इंपैक्ट राउटिंग पे पड़ेगा। राउटिंग मतलब सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। बेहतरीन रास्ते अगर राउटिंग टेबल से निकल जाएंगे तो जो पैकेट फॉरवर्ड हो रहे थे वहां जाने के लिए, जो ट्रैफिक जा रही थी, वो जाना भी बंद हो जाएगी, आउटेज आएगी। अब आपका नेटवर्क कितना क्रिटिकल है, किस तरह की ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, ठीक है जी, या कोई भी ट्रेडिंग ऐप हो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही हो या कहीं स्टॉक एक्सचेंज की, उसमें उसमें एक एक सेकंड के अंदर करोड़ों अरबों डॉलर्स तक की जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो वो अगर चंद सेकंड के लिए भी डाउन हो जाए, कम्युनिकेशन रुक जाए, तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें, ठीक है। ये भी एक बहुत क्रिटिकल नेटवर्क है। इसी तरह आप जानते होंगे हेल्थ केयर सेक्टर में भी अब जो है वो ये काफी ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। यहां तक कि अब रोबोटिक आर्म्स के साथ सर्जरीज भी की जा रही हैं, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और अभी से नहीं, बहुत साल पुरानी बात है और अब तो ये इसमें बेहतरी से बेहतरी आती चली जा रही है। लेट से कोई ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है किसी जगह पे और एक कंसल्टेंट या एक कोई सर्जन है जो कि किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, वो रिमोटली बैठकर भी, यानी कैमराज आप लगा देंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे, ठीक है, रिमोटली बैठकर भी उस सर्जरी को असिस्ट कर सकता है, ठीक है जी। रोबोटिक आर्म्स है तो रोबोट को कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे एक ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, दिल खोल के बैठे हुए हैं मरीज का, ठीक है जी, फेफड़े भी बंद किए हुए हैं, ठीक है, और उधर आपका ना राउटिंग टेबल में से उधर ओएसपीएफ का मूड खराब हुआ, राउटिंग टेबल से एंट्री निकली, पता लगे उधर मरीज की जान निकल जाए साथ में, ठीक है, ऑपरेशन खराब हो जाएगा आपका सारा। वो रिपोर्ट जो है उल्टा चीर पार करके जो ना छोटे छोटे टुकड़े कर दे बंदे के, ठीक है। प्रॉब्लम है ये एक, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारी और जगहों पर भी हमें इसकी एग्जांपल्स मिलती हैं, बहुत सारे नेटवर्क में इसी तरह क्रिटिकल ट्रैफिक होती है। तो हमें इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई बैकअप प्लान इसका जरूर होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ओएसपीएफ चलते चलते अगर रुक गया है तो कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। अगर ओएसपीएफ राउटिंग नहीं कर रहा तो कोई और राउटिंग कर ले। तो क्या मैं दो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकता हूं एट ए टाइम? हाँ, किए जा सकते हैं। यानी आप कहें जी मैं रिप और ओएसपीएफ दोनों चला देता हूं, ऊपर नीचे, ठीक है जी। रिप भी चल गया पूरे नेटवर्क पे, ओएसपीएफ भी चला दिया। प्रोटोकॉल से एक तो हमें प्रॉब्लम है कि राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारी एफर्ट कम होती है लेकिन रिसोर्सेज पे बोझ ज्यादा पड़ता है। तो वो आप एक प्रोटोकॉल भी चलाएंगे तो रिसोर्सेज पे बोझ तो पड़ेगा, और अगर आप दो चला देंगे तो डबल लोड पड़ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर ओएसपीएफ और रिप दोनों चल रहे हो तो इनमें प्राइमरी कौन सा होगा? ओएसपीएफ, और बैकअप पे रिप होगा। क्या मैं उलट भी करा सकता हूँ? ये करा सकता, एडी वैल्यू बदल दें आप, रिप को प्राइमरी और ओएसपीएफ को सेकेंडरी भी बना सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। आप जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स को इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे तो उनका डिस्टेंस भी हम चेंज करना सीख लेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा जी, ठीक है। लेकिन हमें इतराज क्या हो रहा है जी? रिसोर्सेज पे बोझ जरूरत से ज्यादा पड़ रहा है। अब सिर्फ राउटिंग तो नहीं करानी ना, और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं। पहले हैंग होना हो या ना होना हो, अब जरूर होगा, क्योंकि रिसोर्सेज पे बोझ पड़ रहा है। रिसोर्स इंटेंसिव एप्लीकेशन चलाई जाती हैं तभी तो जाके कुछ ना कुछ चीजें हैंग होती हैं। अच्छे भले चलते चलते तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही होती है। कभी रैम ओवर यूटिलाइज हो रही हो, कभी सीपीयू ओवर यूटिलाइज हो रहा हो, सिस्टम हीट अप हो रहा हो, तभी इस किस्म के इश्यूज आते हैं। सिस्टम नॉर्मल चल रहा है तो चीजें फिर हैंग भी नहीं होती। तो ये जो आप बैकअप वाला प्लान बना रहे हैं ना, इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बैकअप तो चाहिए। उधर ओएसपीएफ चलाया हुआ है और मुझे ओएसपीएफ का बैकअप चाहिए ही चाहिए। अब क्या करें? क्या कोई ऐसा राउटिंग मेथड आपको आता है जो रिसोर्स इंटेंसिव ना हो? ऊंचा बोले। स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग एक ऐसा राउटिंग मेथड है जो रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है, बट उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ज्यादा होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ज्यादा होता है, ठीक है जी। फिर अब क्या करें? अब कहेंगे कहीं खुदा ना खास्ता आप ये तो नहीं कहने लगे कि ओएसपीएफ भी चलाओ और स्टैटिक राउटिंग भी कराओ ऊपर से? स्टैटिक से भाग के ही तो हम डायनामिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों जब ये वाली नेटवर्क डायग्राम कॉन्फ़िगर की थी,
ये देखी हुई है ना इसकी शक्ल, हमारी क्लास में ही हमने बनाई थी। आप में से कितने लोगों ने इसको स्टैटिक राउटिंग से कन्वर्ज कर लिया हुआ है? बस आपके सामने ही है इसका जवाब, ठीक है जी। क्लास के कोई 10-20% लोग होंगे, बाकी ऑनलाइन में जो है वो तादाद इससे कम ही होगी डेफिनेटली, ठीक है जी। माशाल्लाह ऑनलाइन क्लास वालों की तो मैं आपको क्या ही बताऊं, कल उनका भी एक माजरत के साथ कुछ पर्दे उठे जब एक क्लास से हम दूसरी में शिफ्ट हुए, ठीक है जी। कल एक क्लास चल रही थी ना पहले हमारी, उसके बाद फिर हम हवावे वाली क्लास में गए थे, ठीक है। हैं किसने? नहीं 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 नहीं, वो छोड़े, वो आप, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। आधी से ज्यादा क्लास ना जी ना मेरी वाली क्लास में ही थी। इसका मतलब क्या है कि लॉगिन करने के बाद वो अपने जिंदगी के अहम तरीन काम बाकी जो है वो कर रहे होते हैं या सो जाते होंगे, ठीक है। तो मेरा हाल है 50 से ज्यादा लोग थे जो क्लास के एंड तक क्लास में ही थे, और क्लास 11 बजे खत्म हो गए, दूसरी में शिफ्ट हो गई थी। तो बस फिर आप अंदाजा लगा लें, ठीक है। लेकिन मैं उनके उस पर शक नहीं कर रहा जज्बे के ऊपर, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बाद में वीडियो देख के लेक्चर को अच्छे से कवर कर लेते होंगे, ठीक है। हाँ मेरा वेट ही करते रहे वो, मैं हैरान होता रहा क्या है कब तक वेट करोगे। अच्छा जी, तो बहरहाल अब शायद वो कभी अभी भी, क्योंकि वो तो सो ही रहे होंगे, मेरी बातें वो नहीं सुन रहे होंगे, ठीक है। जब वो वीडियो देखेंगे तो शायद उन्हें पता लग जाए कि उनका क्लास में जिक्र हुआ था उन अजीम लोगों का। अच्छा, तो ये डायग्राम ना हमने बनाई थी जिसमें मैंने लोड बैलेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था। मैंने आपको कहा था हमारी ये वाली जो डायग्राम है ना जी, इसमें अगर आपने राउटर ए से, ठीक है जी, राउटर ए से ये बी और सी के दरमियान वाले लैन नेटवर्क पे जाना है, यहां पे राउटर ए से अगर हमने इस नेटवर्क पे आना है, ठीक है, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं? दो। एक है आप ए से बी के थ्रू पहुंच जाएं, इस रास्ते में हॉप काउंट कितने हैं? एक। और एक है आप यहां से सी के थ्रू आ जाएं, इसमें कितने रास्ते? एक। तो जब किसी भी नेटवर्क पे जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स एक ही जैसे हों, उस सूरत में क्या किया जाता है? लोड बैलेंसिंग। आप दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो ये वाला नेटवर्क है राउटर बी का लैन नेटवर्क, इसकी क्या सूरत हाल है? 192.168.1.0 वाला नेटवर्क था यहाँ पे। राउटर ए से अगर आपने यहां पर आना है तो इसके लिए हमने कैसे कैलकुलेशन की थी? मैंने कहा था जी ए से आप पहले बी पे आएंगे, फिर बी को क्रॉस करके इस नेटवर्क में पहुंच जाएंगे, एक ऑप काउंट बनता है, ठीक है जी। और एक और रास्ता भी है, आप यूं भी आ सकते हैं, ए से आप सी पे आए, सी को क्रॉस करें एक ऑप, फिर बी पे आए और बी को क्रॉस करें, कितने ऑप काउंट हो गए? दो, ठीक है। एक रेड वाला रास्ता है और एक ग्रीन वाला, तो इनमें हॉप काउंट के लिहाज से रेड वाला रास्ता बेहतर है। तो आपने एक ही रास्ता सेलेक्ट किया था, आपने एक ही रास्ता यहां पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। ये मैं जरा याद करा रहा हूं, ये पुरानी वाली आपको डायग्राम। बात शुरू कहां से हुई थी? मैंने कहा था आपने अगर प्रोटोकॉल चलाया है तो उसका बैकअप अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो हमारे पास एक ऐसा राउटिंग मेथड है, स्टैटिक राउटिंग, जो रिसोर्स इंटेंसिव नहीं होता। तो बैकअप के लिए हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आपको ये वाली डायग्राम याद आती है कि इसको कन्वर्ज करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए था। इतना हौसला चाहिए था कि अभी तक काफी सारे लोग वो हौसला कर ही नहीं सके, क्लास में से बहुत कम लोगों ने इसको किया, ठीक है। अच्छा, तो स्टैटिक राउटिंग एक रिसोर्स इंटेंसिव मेथड है, उससे फिर हम डर गए कि स्टैटिक राउटिंग भी कराएं और ओएसपी भी चलाएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि आपका जो एक पूरा नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क डिजाइन है या डायग्राम है, मुकम्मल नेटवर्क जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, लैन के भी वैन के भी, क्या उनमें हर नेटवर्क एक जितना इंपॉर्टेंट होता है या कुछ की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है बाकियों की निस्बत? कुछ नेटवर्क्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी अगर आपकी ना भी हो
हर वक्त, तो कोई मसला नहीं है। ब्रांच टू हेड ऑफिस कनेक्टिविटी होना जरूरी है, ब्रांच टू स्टेट बैंक कनेक्टिविटी होना जरूरी है, मास्टर और वीजा कार्ड की अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके साथ रीचेबिलिटी जरूरी है। यानी एक बहुत बड़े नेटवर्क में 5-6 नेटवर्क आईडीज ऐसी होंगी जिनकी रीचेबिलिटी 24/7 जरूर चाहिए। लेट से मैं आपको कहता हूं इस तस्वीर में टोटल 6 नेटवर्क है ना, 3 लैन और 3 वैन, 3 लैन और 3 वैन। मैं कहता हूं इन 6 के 6 नेटवर्क्स में से, 6 के 6 नेटवर्क्स में से एक ये वाला जो नेटवर्क है ना, ठीक है, ये वाला 192.168.1.0 तमाम ब्रांचेस के लिए इस नेटवर्क तक पहुंचने की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है। यानी ये नेटवर्क हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपके कोई डेटाबेस है, कोई सर्वर्स हैं, वो इस नेटवर्क के अंदर है, तो राउटर ए के लिए भी इस नेटवर्क तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, बी के लिए भी सी के लिए भी इस नेटवर्क तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 6 नेटवर्क्स में से ये जो एक नेटवर्क आईडी है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बाकियों से ज्यादा है। भाई 1-2 नेटवर्क्स के लिए तो स्टैटिक राउटिंग हम करवा ही सकते हैं ना, आपने वैसे ओएसपीओ चला दिया, लेकिन वो जो बड़े क्रिटिकल नेटवर्क थे जिनके लिए रीचेबिलिटी हर वक्त रहना बड़ा जरूरी था, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, एक आधा स्टैटिक राउट खुशी खुशी हमने ऐड कर दिया, एक आधा स्टैटिक राउट खुशी खुशी ऐड कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तरफ चल रहा है ओएसपीएफ और बैकअप पे क्या चलाया है, नहीं, रिप को तो हमने डिस्करेज किया ना कि प्रोटोकॉल का बैकअप प्रोटोकॉल अच्छा आइडिया नहीं है। प्रोटोकॉल का बैकअप हमें किसको रखना चाहिए, स्टैटिक राउटिंग। लेकिन जब मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करूंगा तो स्टैटिक राउट प्राइमरी नहीं बन जाएगा, क्योंकि स्टैटिक राउट का तो एडी वैल्यू या 0 होता है या 1 होता है। स्टैटिक राउट का एडी वैल्यू या 0 होता है या 1। स्टैटिक प्राइमरी बन जाएगा और ओएसपीएफ बैकअप पे चला जाएगा। हालांकि आप इसका उलट चाहते थे, आप चाहते थे ओएसपीएफ क्या रहे, प्राइमरी, और स्टैटिक रहे सेकेंडरी। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। और एडी वैल्यू पता है किसका चेंज करना पड़ेगा, स्टैटिक का, क्योंकि वो तो पहले ही 0 है या 1 है, तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। लेट से ओएसपीएफ का एडी वैल्यू 110 है ना, तो आप स्टैटिक का 111 कर दें, 110 से ऊपर ही करना है, चाहे एक नंबर भी बढ़ा दें वो बढ़ जाएगा। तो जो आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इक्का दुक्का, उनका एडी वैल्यू आपको बढ़ा के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उनका एडी वैल्यू आपको बढ़ा के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो स्टैटिक चला जाएगा बैकअप पे, स्टैटिक चला जाएगा बैकअप पे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक नाम दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है जी, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। इसको सिर्फ फ्लोटिंग राउट भी कहते हैं और फ्लोटिंग स्टैटिक राउट भी कहते हैं। फ्लोटिंग राउट या फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, फ्लोटिंग राउट या फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग स्टैटिक राउट या फ्लोटिंग राउट क्या होता है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट या फ्लोटिंग राउट क्या होता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से बताएंगे, a static route with higher AD value, a static route with higher AD value configured for backup of any routing protocol। आम स्टैटिक राउट फ्लोटिंग राउट नहीं होता, अ स्टैटिक राउट विद हायर एडी वैल्यू, ऐसा स्टैटिक राउट जिसका एडी वैल्यू आपने क्या किया होता है, बढ़ाया होता है, ऐसा स्टैटिक राउट जिसका एडी वैल्यू आपने बढ़ाया होता है। कॉन्फ़िगर्ड किसके लिए, बैकअप के लिए। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकअप के लिए अगर आपने कोई चीज कॉन्फ़िगर करनी है तो वो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट होता है। और फ्लोटिंग स्टैटिक राउट बेसिकली है क्या, स्टैटिक राउट विद हायर एडी वैल्यू, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर बात समझ तो आ रही है, ठीक है, आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर देंगे, लेकिन ये स्टैटिक राउट का एडी वैल्यू बढ़ाया कैसे जाता है, इसकी अब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई लैब शैब भी इसकी करके दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको इसकी लैब करके दिखाता हूं।
और हम जो सिनेरियो बनाने लगे ना, मैंने अभी आपको डायनामिक राउटिंग पढ़ाई तो नहीं ना, तारुफ कराया हुआ है, आईजीपी होता है, ईजीपी होता है, वो हमने आगे अभी पढ़ना है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं रिप एनेबल कर दूं, ओएसपीएफ एनेबल कर दूं और उसके बैकअप के ऊपर फिर स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करें। आपको उससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये वाली जो हमारी डायग्राम है जो आपके सामने इस वक्त, जिसपे हमने पहले भी काम किया हुआ है और एक हद तक हमने राउटिंग भी करवाई हुई है, क्लास में भी की हुई है स्टैटिक राउटिंग, ठीक है जी। और इसमें जो ये वाला नेटवर्क है, इसको मैंने आपको कहा था जी ये हमारे लिए समझे बड़ा ही क्रिटिकल नेटवर्क है और इस तक पहुंचना बड़ा सबके लिए जरूरी है। राउटर ए से इस नेटवर्क तक जाने का बेहतरीन रास्ता क्या है? ए से आप बी की तरफ जाएं, ठीक है जी। यानी राउटर ए का नेक्स्ट स्टॉप किसको बना दिया जाए? बी को। क्या ये काम हमने किया हुआ क्लास में? किया हुआ। ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है आपको दिखा देते हैं जी। ये राउटर ए पे आया, शो आईपी राउट, 6 में से 3 राउटर ए के डायरेक्टली कनेक्टेड है, पहले भी थे आज भी हैं, कुछ दिन पहले तक भी हमने ये काम किया था। इसको मैं स्टैटिक राउट यूज करते हुए आईपी को रूट बताना है, कहां जाने का जी? आईपी को रूट बताना है 192.168.2.0। बी के लैन नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है, बी के लैन नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। ए के लैन की 1.0 है, बी के लैन नेटवर्क की 2.0 है, सी के लैन नेटवर्क की 3.0 है। ये तीसरे ऑक्टेट के अंदर नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। 255 255 255.0 आउटगोइंग इंटरफेस भी दे सकते हैं और नेक्स्ट आपका आईपी भी, नेक्स्ट आपका आईपी दे देते हैं 1.1.1.2। ये कौन किसका आईपी है? बी का। तो आपने राउटर ए का नेक्स्ट आप किसको बनाया है? बी को। इसके बाद अगर मैं टेबल देखूं, डू शो आईपी राउट की कमांड दें, तो ये इसका राउटिंग टेबल है। एस के साथ यानी स्टैटिक के साथ एक एंट्री यहां पर ऐड हो गई है, ठीक है जी। ये वो नेटवर्क है। 1/0 का मतलब 1 इसका एडी वैल्यू है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप आईपी वाले मेथड का एडी वैल्यू 1 होता है और स्टैटिक राउटिंग का मेट्रिक नहीं होता, लिहाजा यहां हमेशा 0 ही होता है, ठीक है जी। और वाया आगे लिखा हुआ है 1.1.1.2, ठीक है जी। इसको कुछ लोग विया प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वाया, जैसे आपको अच्छा लगे। तो वाया 1.1.1.2 यानी नेक्स्ट ऑप आईपी इज, ये राउटर बी का आईपी आपने दे दिया, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं अगर राउटर ए और बी के दरमियान वाला लिंक डाउन हो जाए, तो क्या राउटर ए को बी के लैन नेटवर्क में जाने का कोई ऑल्टरनेट रास्ता पता है? फिलहाल नहीं पता, ट्रैफिक जाना बंद हो जाएगी। लेकिन रास्ता है, मौजूद है रास्ता तो है। आप ए से सी और सी से बी जा सकते हैं ना, ठीक है जी। वो रास्ता फिलहाल अच्छा नहीं है लेकिन रास्ता मौजूद है। अगर ए और बी के दरमियान वाला लिंक डाउन हो जाए तो फिर दूसरा रास्ता हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, और हम अगर मौके पे मौजूद ना हुए, शुरू में तो देखें एक आपके नेटवर्क में पैनिक क्रिएट होगी ना, सब लोग रौला डाल देंगे जी कम्युनिकेशन बंद हो गई है। फिर आपको कॉल की जाएगी, जहां पर भी आप हैं आपसे राब्ता किया जाएगा। आप अगर छुट्टी पे गए हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है जी। या आपको कहा जाएगा जी रिमोटली अगर आप कर सकते हैं तो इसको मैनेज करें किसी तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी, ठीक है। आप आएंगे, आपको कौन सा आते ही पता लग जाए मसला क्या हुआ है? पहले तो इन्वेस्टिगेट करने में, डायग्नोज करने में आपको अच्छा खासा वक्त लगेगा, फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये वाला लिंक डाउन हो गया और स्टैटिक राउट भी टेबल से निकल गया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो इंटरफेस है ना, ये वाला 1.1.1.2 वाला जो लिंक है, ये लिंक जब तक अप है तब तक ये वाला स्टैटिक राउट इसके टेबल में है। ये लिंक अगर डाउन हो गया, ये स्टैटिक राउट भी टेबल से निकल जाएगा। ए और बी के दरमियान वाला लिंक अगर डाउन हो गया तो टेबल से ये वाला स्टैटिक राउट भी निकल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो वो निकल गया और कम्युनिकेशन बंद हो गई। अब आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या? आप दूसरा रास्ता डिफाइन करेंगे, दूसरा रास्ता डिफाइन करेंगे। अब इस पूरी कार्रवाई में अच्छा खासा वक्त लगेगा और आपके सिस्टम में आउटेज आएगी, कम्युनिकेशन रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो भी आपका बिजनेस है उसको नुकसान पहुंचेगा और आप वो नुकसान होने देना नहीं चाहते। अब हम क्या करें? हम क्या इसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? बैकअप के लिए मैंने आपको अभी अभी एक कॉन्सेप्ट बताया है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट इतनी जबरदस्त चीज है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट जो है
वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का भी बैकअप प्रोवाइड करता है और स्टैटिक राउटिंग, जो नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग है, उसका भी बैकअप देता है। यानी वो राउटिंग प्रोटोकॉल को तो बैकअप देते ही देता है, नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग को भी बैकअप प्रोवाइड करता है। कैसे करता है आपको दिखाता हूं जी। क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूं जी आईपी को रूट बताना है, आईपी रूट, ठीक है जी। उसके बाद 192.168.2.0 वही बी का लैन नेटवर्क 255.255.255.0। दूसरा रास्ता कौन सा, एक तो ए टू बी है ना, दूसरा ए टू सी है, ए टू सी है, ठीक है जी। अच्छा, ए टू सी में नेक्स्ट ऑप कौन होगा, सी। सी का आईपी भी दे सकते हैं और ये वाला इंटरफेस भी, हम आईपी दे देते हैं 3.1.1, ये लिखा हुआ आईपी, ठीक है जी। तो यहां पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूं 3.1.1.1। अगर मैंने ये एंटर कर दिया, हो जाएगा, ठीक है, अगर एंटर कर दिया तो ये एंटर हो जाएगा। इस नेटवर्क पे जाने के कितने रास्ते आ जाएंगे टेबल में, 2, लेकिन दोनों रास्ते असल में बराबर नहीं है। लोड बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी, एक पैकेट एक रास्ते से जाएगा, दूसरा दूसरे से, लेकिन एक पैकेट छोटे रास्ते से जाएगा और दूसरा लंबे रास्ते से जाएगा। जो पैकेट लंबे रास्ते से जाएगा वो देर से पहुंचेगा। कभी भी लोड बैलेंसिंग ऐसी सिचुएशन में नहीं की जाती जब आपके रास्ते बराबर ना हो। वो तभी होनी चाहिए जब आपके दोनों पाथ बिल्कुल सेम हो, बराबर हो। ये बराबर नहीं है, लिहाजा मैं इस कमांड को इस तरीके से तो एंटर नहीं करूंगा, इस कमांड को इस तरीके से एंटर नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करने लगा हूं, कमांड के एंड पे स्पेस देके जरा क्वेश्चन मार्क करें। तो यहां पे जरा देखें, एक ऑप्शन हमारे पास और भी है, कैरेज रिटर्न सीआर से पहले, कैरेज रिटर्न या सीआर से पहले एक ऑप्शन हमें और भी नजर आ रही है, और ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस मेट्रिक। बेसिकली ये एडी वैल्यू ही है, 1 से लेकर 255 तक। बाय डिफॉल्ट इसकी एडी वैल्यू क्या होती है, इस वाले मेथड की 1। मैं इसको अगर 2 कर दूं, बढ़ानी है तो खुल के बढ़ा दें आप इसको, बेशक 5 कर दें, 10 कर दें, 20 50 कर लें, ठीक है जी। तो मैंने 5 कर दिया इसको, ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी है। आर्म स्टैटिक राउट में और इसमें फर्क क्या है, इसका एडी वैल्यू, अच्छा ये स्पेशल है, एंड पे एक और नंबर ऐड हो गया, एडी वैल्यू। ये आर्म स्टैटिक राउट नहीं है, अ स्टैटिक राउट विद हायर एडी वैल्यू है। तो इस वाले को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। ये मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। क्या ये एक्टिव हो चुका है, नहीं, ये एक्टिव उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि प्राइमरी वाला इसके रास्ते से निकल नहीं जाता। राउटर ए का जरा राउटिंग टेबल आप देखें, शो आईपी राउट, दोबारा से देखते हैं, राउटिंग टेबल में कितने स्टैटिक राउट नजर आ रहे हैं, एक, और कौन से वाला नजर आ रहा है, जिसका एडी वैल्यू 1 है। दूसरा इस वक्त क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, चिल, जब तक कि ये वाला डाउन नहीं हो जाता। जैसे ही ये डाउन होगा, टेबल से निकलेगा, उसका कंपटीशन खत्म हो जाएगा और वो टेबल में आ जाएगा। ये करके देखते हैं, मुझे बताएं उसको मैं टेबल में किस तरीके से ला सकता हूं। राउटर ए और बी के दरमियान वाला लिंक डाउन कर दें, ठीक है जी। तो मैं जरा यहां पे कैसे डाउन करूं, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 और शट डाउन, एंटर करता हूं जी, लिंक डाउन हो गया। जैसे ये लिंक डाउन हुआ, वो वाला स्टैटिक राउट भी टेबल से निकल जाएगा। अच्छा, क्या उस नेटवर्क तक 192.168.2 वाला जो नेटवर्क है बी का लैन, उसके साथ सबकी कम्युनिकेशन भी रुक जाएगी, वो नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, आप जरा टेबल देखें, शो आईपी राउट दोबारा से किया, पहले और आप में को फर्क, जिसका एडी वैल्यू 5 था उसका चूंकि कंपटीशन खत्म हो गया है 1 के साथ, तो अब ये टेबल में आ गया है और सारी ट्रैफिक अब उस रास्ते से ए टू बी जाने की बजाय ए टू सी जाना शुरू हो जाएगी। तो यानी जो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का भी बैकअप है और स्टैटिक राउटिंग का भी बैकअप है। लेकिन देखें, एक ही पाथ सेलेक्ट हो रहा है, यहां लोड बैलेंसिंग नहीं है। लोड बैलेंसिंग सिर्फ उस सूरत में होनी चाहिए जब दोनों रास्ते बराबर हो, जब एक अच्छा और एक बुरा हो और आपने बुरे वाले को भी सिलेक्ट करवाना हो तो आप उसे फ्लोटिंग स्टैटिक राउट से सिलेक्ट करवाएंगे, एडी वैल्यू बढ़ा के, ताकि तब तक वो मैदान में ना आए जब तक कि बेस्ट पार्ट टेबल में मौजूद है। वो निकलेगा
तो फिर इसकी बारी आएगी। अच्छा, वो पुराना अगर वापस आ जाए, पुराने को वापस कैसे लाएं? लिंक अप कर दें, ठीक है जी। इंटरफेस सीरियल 000 नो शटडाउन। लिंक को आप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अभी सिर्फ हार्डवेयर स्टेट चेंज हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन था वो आप हुआ है। 10 सेकंड बाद ये कीप लाइव एक्सचेंज करेगा तो लाइन प्रोटोकॉल भी आप हो जाएगा। अब लाइन प्रोटोकॉल भी आप हो गया, अब अप एंड अप हो गया। अब जो है आप दोबारा से राउटिंग टेबल देखें, क्या चेंज आई होगी? पुराने वाला स्टैटिक राउट वापस आ गया होगा और 5 वाला टेबल से निकल गया है, ठीक है जी। है स्टैटिक, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दिया है कि बिहेवियर तकरीबन डायनामिक वाला ही मिल रहा है आपको, लेकिन ये बिहेवियर लेने के लिए आपको मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ रही है। जहां एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर होना था, अब आपको उसका बैकअप भी कॉन्फ़िगर करना पड़ा है। आप सब ने अभी अभी टेक्निकली एडमिट किया है। थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था हाथ खड़ा करके बताएं, तो आपने ये जवाब दिया है कि हमने तो अभी वो एक भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो उसका बैकअप कहां से कॉन्फ़िगर करें? कुछ ने किया है, बहुत कम लोग ऐसे। अच्छा, अब जिन्होंने किया हुआ है वो इसका बैकअप भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, जिन्होंने पहले वाला काम नहीं किया वो आगे भी नहीं करेंगे, उनके वो मसरूफ लोग हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता, ठीक है। तो आप वक्त निकालें, ठीक है जी। और इसीलिए मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा एक खतरनाक सी लैब बना के, वो लैब आपका इम्तिहान नहीं होगा, ठीक है। इस हफ्ते थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल अपसेट हुआ था ये हवावे की वर्कशॉप की वजह से, वरना आज का दिन मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ था। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह एक दिन जो है वो हमारा हम इस तरह से हम रखेंगे कि एक छोटा सा मैनुअल बना दूंगा मैं, टास्क लिखा होगा, डायग्राम होगी, साथ सॉल्यूशन भी लिखा होगा। आपने वही डायग्राम अपने पास बनानी भी है पैकेट ट्रेसर में या GNS3 में, ठीक है। अब तो दोनों प्लेटफॉर्म आपको अगले हफ्ते तक तो सबके हो चुके होंगे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। आप GNS3 में या पैकेट ट्रेसर में डायग्राम बनाएंगे और वो जो टास्क है उसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी नीचे लिखा होगा। एक तरह का आपका लैब मैनुअल बन जाएगा। मुझे इसी क्लास में किसी ने कहा था कि कोई ऐसा मैनुअल या कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब तक आपने जितनी भी कमांड्स हमें बताई हैं वो एक जगह पे लिखी हुई मिल जाए, तो उसके अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है जी। तो वो मैनुअल अभी तक मैंने बनाया नहीं है, बन जाएगा, उसमें कौन सा ज्यादा वक्त लगेगा। तो एक ही जगह पे सारा कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, वो आपको काफी सपोर्ट करेगा रिवाइज करने के लिए, जिसका जो जो कुछ रहता है ना उसकी मदद से वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये जो अभी अभी मैंने आपको फ्लोटिंग स्टैटिक राउट या एडी वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो बेसिकली आज जो मैंने आपको लैब करानी है, ठीक है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा था। जो GNS3 पे कल लैब नहीं बनाई थी, ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा था। इसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले जरा अच्छे से समझा दिया है। अब जरा कल वाली डायग्राम पे वापस आते हैं और डायग्राम में अगेन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। GNS3 में जाता हूं और एक नई डायग्राम बना लेता हूं। राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये आदत आप लोगों ने नहीं छोड़नी, ठीक है जी। जब भी चलाएं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कॉन्फ़िगर करें। एक नई लैब डायग्राम बनाता हूं और कल में और आज में चेंज क्या होगा। कल मैंने आपको यह सिखाया था लूप बैक इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और GNS3 में जो राउटर है उसको मैं अपने रियल लैपटॉप से कैसे जोड़ूंगा, ये तो कल हो गया था, ठीक है जी। जाहिर है आपको इस हफ्ते में दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, आपका तब होगा, एक दफा देख लेने से चीजें ज़हन में नहीं बैठ जाती, ठीक है जी। आज मैं आपको ये सिखाने लगा हूं GNS3 के अंदर उसकी अपनी भी एंड डिवाइसेस हैं जिन्हें VPC कहते हैं, वर्चुअल पीसी। तो उन्हें यूज करते हुए आप लैब किस तरीके से ये कर सकते हैं, आज उनको शामिल कर लेते हैं, बजाय कि मैं अपने रियल लैपटॉप से जोड़ूं। GNS3 के अंदर जो VPC हैं, जो वर्चुअल पीसी हैं या जो एंड डिवाइसेस हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए नई डायग्राम बना लेते हैं जी, ठीक है जी। और इसका मैं यूं नाम रख लेता हूं अखुवत, और आज की डेट डाल लेते हैं जी, ठीक है जी। ये 20/8/2023 और दो राउटर्स इस्तेमाल कर लूंगा जिस तरह कल किए थे। राउटर्स की कैटेगरी में जाते हैं, एक राउटर 3600 सीरीज का जैसे कल यूज किया था, और एक राउटर में 2600 सीरीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हो। अच्छा, ऐसी डायग्राम बना लेते हैं जिसमें DNS की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाए, जिसमें जरा DHCP भी रिवाइज हो जाए, ठीक है जी, और अपनी स्टैटिक राउटिंग भी रिवाइज हो जाए।
अपनी ये फ्लोटिंग स्टैटिक राउट वाली लैब भी जो है वो भी इसके अंदर हो जाए, ठीक है जी। और उसके साथ साथ मैंने जो आपको एक चीज इसमें और सिखानी है, ठीक है, आज 2 और नई चीजें सीखेंगे। एक आपको क्लॉक सेट करनी आती है ना, आपने मैनुअली क्लॉक सेट की थी ना, तो क्लॉक डायनेमिकली भी कॉन्फ़िगर हो सकती है। तो आज क्लॉक को डायनेमिकली भी कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे इसी डायग्राम में। और एक और चीज भी आपको सिखाऊंगा, उसका नाम भी बाद में बताता हूं, पहले ही बाकी काम कर लें, ठीक है जी, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर ऐड होने लगी है तो खिचड़ी पक सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 2 राउटर हो गए जी, एक 3600 सीरीज का उठा लिया, एक 2600 सीरीज का। अच्छा, उसके बाद ना मैं स्विच भी इस्तेमाल कर लेता हूं यहाँ पे। राउटर के बाद स्विचेस की कैटेगरी है, राउटर के बाद स्विचेस की। आप कर रहे हैं मेरे साथ लैब? अच्छा, कोई करना चाहे तो यू आर अलाउड, आप मेरे साथ लैब 8 करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके राउटर्स के कलर ऐसे नहीं आ रहे, बुरे लग, फीके फीके लग रहे हैं। एक अच्छे वाला दूसरा अच्छा नहीं है, वो मैंने इंस्टॉलेशन में बताया होगा, ये बताया हुआ ना कि ये कैसे होता है, ठीक है। दूसरे के लिए भी यही काम करना था जो आपने पहले के लिए किया था, ठीक है। अच्छा जी, तो राउटर 1, राउटर 2, उसके बाद मैंने क्या किया, राउटर के नीचे कौन सी कैटेगरी है, स्विचेस की। यहां पे एक ईथरनेट हब है और एक ईथरनेट स्विच है, ठीक है जी। ये वाला स्विच कॉन्फ़िगरेबल नहीं है आप इसकी CLI में जाके कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, और हमें स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल रिक्वायर्ड भी नहीं है। स्विच को उसके बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम एक स्विच यहां से उठाते हैं जी, इस साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। एक स्विच आ गया, बस एक ही काफी है, ठीक है जी। 2 लगाना चाहें आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। तो राउटर ए वाली साइड पे या राउटर बी वाली साइड पे या राउटर 1 या राउटर 2 वाली साइड पे किसी एक तरफ आप ये जो है वो स्विच को रख दें। मैंने स्विच यहाँ पे रख लिया है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए एंड डिवाइसेस। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे एंड डिवाइसेस की है, पहली राउटर की है, फिर स्विचेस की है, और फिर एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में तीसरे नंबर पे आपको नजर आ रहे हैं वीपीसी, ठीक है। ये ऊपर वाले दोनों जो है ना, क्लाउड और नेट वाली ऑप्शन, ये वो फिजिकल इंटरफेसेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। तो ये वीपीसी में इस्तेमाल करूंगा जी। जितने मर्जी लगा लें, ठीक है, 2 3 4 जितना भी आप चाहें कॉन्फ़िगर करना इनको किया जा सकता है। एक PC1 यहां पे आ गया, एक PC2 यहां रख लेते हैं, और एक पीसी जो है वो उठा के मैं राउटर 2 के लैन में ले जाता हूं। भाई इतना ही काफी है। मुझे एक बात बताएं, राउटर 2 और PC3 के दरमियान स्विच लगाने की जरूरत है? लगा ले तब भी ठीक है, ना लगाएं डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि राउटर 2 के लैन में डिवाइस सिर्फ हमने एक ही रखी है, तो आप इन्हें डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। राउटर 1 के लैन में चूंकि मल्टीपल पीसीज आपने लगाने हैं एक ही नेटवर्क, एक ही पोर्ट के साथ, तो लिहाजा मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनाना है तो आपको स्विच की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है जी। अब जरा कनेक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे आखिरी ऑप्शन है ऐड अ लिंक, इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहां पे एक अच्छी बात यह है कि पोर्ट की टाइप को देखते हुए केबल कौन सी इस्तेमाल करनी है ये खुद फैसला कर लेता है, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि वैन केबल यूज करनी है या स्ट्रेट थ्रू यूज करनी है या क्रॉस ओवर, ठीक है जी। PC1 पे क्लिक किया, वीपीसी या ये PC1 पे ईथरनेट 0, इसका ईथरनेट 0, इस स्विच के ऊपर 8 पोर्ट्स हैं 0 से लेकर 7 तक। तो आप तरतीब से चलें, 0 से कनेक्ट कर दिया, PC2 पे फिर ईथरनेट स्विच से कनेक्ट कर दिया, फिर स्विच की तीसरी पोर्ट को राउटर 1 के फास्ट ईथरनेट 0/0 से कनेक्ट करा देते हैं। भाई पैकेट ट्रेसर में भी हम ऑलमोस्ट ऐसी लैब ही बनाते आए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, वैसा ही है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट जरा डिफरेंट है। अच्छा, अब राउटर 2 पे चलते हैं। राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 0/0 PC3 के ईथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट करा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे ना मैं आपको एक और चीज भी दिखाता हूं, ये भी फिर प्लस का साइन बना हुआ है ना, ये दोबारा वापस आए ऐड अ लिंक पे, दोबारा सिलेक्शन वाले मोड में आ गया। डायग्राम की अलाइनमेंट अगर आप चाहते हैं ना सही हो, प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बने, तो उसका तरीका ये, आप ये ऊपर व्यू में जाएं, व्यू में शो द ग्रिड आपको नजर आएगी, शो द ग्रिड पे ग्रिड आपको नजर आना शुरू हो गई।
उसके बाद फिर व्यू पे जाएं, स्नैप टू ग्रिड की ऑप्शन है, स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या होगा, ये इसके ऊपर देखें जो मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ये राउटर 2 बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट दोनों की एक जैसी ठीक जगह पे हो जाएगी। इसी तरह स्विच को भी उठाएं, यहाँ पे बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट, ये PC3 यहाँ पे रखें, PC1 को यहाँ लेके जाएं, PC2 को यहाँ रखें, ठीक है जी। तो ये अलाइनमेंट इसकी खुद ब खुद ठीक कर लेता है। अब आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो शो ग्रिड करना है, स्नैप टू ग्रिड करना है, व्यू में जाके शो ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड, तो आपकी डायग्राम ऑटो अलाइन हो जाएगी। आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो उसी तरह उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉप होगा जहां पे वो ग्रिड के अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान कल भी जो काम किया था वही काम हम आज भी करेंगे। लेट तो आए थे, अटेंडेंस का नहीं पता, अटेंडेंस सबकी लगी हुई है जी। अच्छा जी, राउटर 1 और 2 के दरमियान अब 2 वैन लिंक एस्टैब्लिश करने, कल भी किए थे, कल वाला ही सिनेरियो है तकरीबन। तो राउटर 1 का सीरियल 2/0, राउटर 2 के सीरियल 0/0 के साथ, भाई जो उस पे पोर्ट है उसी पे कनेक्ट करना है ना। अच्छा, इसी तरह राउटर 1 का सीरियल 2/1 राउटर 2 के सीरियल 0/1 के साथ। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप पोर्ट के लेबल्स शो करवा सकते हैं। ओवरलैपिंग यहां भी हो रही होगी, ओवरलैपिंग को आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फास्ट इथरनेट 0 इधर आ गया, ये सीरियल 2/1 इधर आ गया, सीरियल 2/0 इधर आ गया, ठीक है जी। ये इसका सीरियल 0/1, ये इसका सीरियल 0/0 और ये इसकी फास्ट इथरनेट। और GNS3 में भी आप अपनी मर्जी से नोट्स ऐड कर सकते हैं। यहां पे देखें, ऐड अ नोट, पैकेट ट्रेसर में भी था, प्लेस अ नोट था वहां पे, यहाँ पे ऐड अ नोट है। तो आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कहीं टाइप करना है, किसी डिवाइस की कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो बिल्कुल की जा सकती है। आप नीट एंड क्लीन डायग्राम अपनी मर्जी से यहाँ पे बिल्कुल बना सकते हैं। इस डायग्राम को जी मैं ले जाता हूं आपके नोट्स में और फिर बताता हूं कि प्लान क्या है, करना इसमें क्या क्या कुछ है, किस तरीके से हम सारी चीजें इसमें हैंडल करेंगे। ये आ गई आपकी डायग्राम, ठीक है जी। मैं आज राउटर 1 को DHCP सर्वर भी बना रहा हूं, मैं आज राउटर 1 को DNS सर्वर भी बनाऊंगा। आपको याद है सिस्को का राउटर DNS सर्वर एक्चुअल में तो बन सकता है, हमने पैकेट ट्रेसर में नहीं बनाया था क्योंकि वहां पे नहीं बन रहा था। तो पैकेट ट्रेसर में हमने जो एंड डिवाइसेस की कैटेगरी में सर्वर यूज किया था उसी को DNS सर्वर बनाया था। एक्चुअल वाला तो बन जाएगा ना, तो राउटर 1 DHCP सर्वर भी बन जाएगा, राउटर 1 DNS सर्वर भी बन जाएगा। अच्छा, राउटर 1 को मैं DHCP सर्वर बनाऊंगा इस नेटवर्क के लिए, यानी ये भी क्लाइंट होगा और ये भी क्लाइंट। वैसे तो अगर मैं चाहूं तो इस नेटवर्क को भी DHCP क्लाइंट बना सकता हूं, क्योंकि DHCP सर्वर और क्लाइंट का डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, DHCP में खास रोल होता है, DHCP रिले एजेंट, वो आईपी हेल्पर एड्रेस वाली कमांड, ठीक है, वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लेकिन मैं यहां पे ये काम नहीं कर रहा, PC3 को मैं आईपी स्टैटिकली या मैनुअली दे दूंगा, PC3 को आईपी मैनुअली असाइन करेंगे, PC1 और PC2 को आईपी DHCP से दिलवा देंगे। इसी बहाने हमें यह सीखने का मौका मिल जाएगा कि ये जो वर्चुअल पीसी हैं GNS3 में, इनको आईपी मैनुअली कैसे देते हैं और DHCP से कैसे दिलवाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और मेरा इसमें अब क्या प्लान है, जाहिर है इसमें अब 3 नेटवर्क है ना, सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, राउटिंग तो करानी पड़ेगी। ये ऊपर वाले लिंक का आईपी होगा 1.1.1.1, इधर 1.1.1.2, नीचे वाला लिंक, सॉरी ये इसको नीचे कर लें शिफ्ट आप, 2 वैन लिंक है ना, इनमें से एक्टिव मैंने अभी शुरू में एक को ही करना है, नीचे वाले को 1.1.1.1, 1.1.1.2, ऊपर वाले की बारी एंड पे आएगी बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको ये आईपी देंगे, यहां 192.168.1.0/24 वाला नेटवर्क होगा और यहां पे
192.168.2.0 वाला नेटवर्क होगा, ठीक है जी। इसका आईपी .1 और इसका आईपी .2 देंगे हम, चौथा ऑक्टेट लिखा है सिर्फ। इधर से इसका आईपी .1, इसका आईपी .2 और इसका आईपी अच्छा, बल्कि ये वाला आईपी जो है ना, ये तो देना हमने डायनामिकली है, तो फिर ये वाले आईपी नहीं लिखते, क्योंकि डायनामिकली इनको कोई भी आईपी असाइन हो सकता है, ठीक है जी। तो .1 तो कंफर्म्ड है गेटवे का आईपी, बाकी आईपी मैंने नहीं लिखे यहाँ पे क्योंकि डायनामिकली असाइन करने। पहले इतना काम कर लें, ठीक है जी। यानी राउटर 1 को डीएनएस सर्वर भी बना लें, डीएचसीपी सर्वर भी बना लें, लिंक भी आप कर लें, आईपी भी जहां जहां असाइन करने वहां हम आईपी असाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ये जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये पावर्ड ऑफ होती हैं। तो आप सारी डिवाइसेस को पावर ऑन करना चाहते हैं एक साथ, तो यहां से प्ले करेंगे, ठीक है जी। अब एक एक करके ये सारी डिवाइसेस पावर्ड ऑन होंगी और आपके रिसोर्सेज पे इनिशियली तो ये अच्छा खासा बोझ डालती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे ही iOS बूट हो जाता है ये लोड दोबारा कम होगा। मेरे केस में अब ये कोई 35-37% के आसपास अभी ये पहुंचा है, अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गया, 20% और फिर 10% पे अब वापस आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनको मैंने, आपका कितने परसेंट गया? ये 50 भी जा सकता है, 80 पे भी जा सकता है, 100 पे भी जा सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नॉर्मल हो गया जी, नॉर्मल हो गया। और पता है ये नॉर्मल सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने आइडल पीसी वैल्यू कॉन्फ़िगर की हुई है। याद है जीएनएस में आइडल पीसी वैल्यू का कॉन्सेप्ट? आइडल पीसी सही होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इन डिवाइसेस को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमें टर्मिनल एप्लीकेशन चाहिए होती है। बाय डिफॉल्ट आपके पास होगी सोलर पटी या पटी, ठीक है, लेकिन हम सिक्योर सीआरटी को अगर इंस्टॉल कर ले तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे किया जी कंसोल कनेक्ट टू ऑल डिवाइसेस। अब इसमें मेरे वो जो पीसी हैं 3, वो भी इसी विंडो के अंदर आ गए। ऊपर देखें टैब बन गए, PC1, PC2, PC3, R1 एंड R2। राउटर से आगाज कर लेते हैं क्योंकि हम फेमिलियर हैं इनके साथ, तो पहले से ही वाकफियत है। राउटर 1 के 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं मैंने। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और ये डिफॉल्ट गेटवे भी बनेगा अपने नेटवर्क का 255.255.255.0, नो शटडाउन, कोई नया काम नहीं किया। इसी तरह इंटरफेस सीरियल 2/0, 2 वैन है उनमें से एक को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं और इसका आईपी हमने प्लान किया हुआ है 1.1.1.1, 255.0.0.0, नो शटडाउन। है कोई साथ? मैं अभी रुक गया हूं, मतलब एक्सेस कर चुके हैं, आईपी दे दिए, बस दो, फिर नहीं 2 मिनट नहीं, 1-2 बंदे साथ होने चाहिए। आप भी साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं, ये सही जा रहा भाई। उबैदुद्दीन नहीं, ये जो कर रहा है वो अरशद है। जो इसके साथ वाले हैं वो इसका ध्यान रखें, गलत ना कर दे जज्बात में आके। चलो कम से कम मुझे तसल्ली होगी ना, क्लास में 2-4 लोग तो मेरे साथ हैं, ठीक है जी, कोई तो लैब कर ही लेता है, ठीक है। ले जी आईपी कॉन्फ़िगर हो गए, डू राइट भी कर देना चाहिए ना, ताकि ये कॉन्फ़िगरेशन यहां तक सेव हो जाए, ठीक है जी। तो राउटर 1 के ऊपर एक लैन और एक वैन लिंक कॉन्फ़िगर हो गया। राउटर 2 पे चलते हैं। उबैदुद्दीन आप साथ हैं? वेरी गुड। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। आप जरा अपना नाम दोबारा बता दें। हसन, ठीक है, तो हसन भी मेरे साथ है। आईपी एड्रेस 192.168.2.1, ये डिफॉल्ट गेटवे बनेगा अपने लैन नेटवर्क के लिए।
255.255.255.0, ठीक है जी, नो शटडाउन। आप सिर्फ गर्दन हिला रहे हैं या आप वैसे मेरी, यानी आपकी, ठीक है जी, वैसे आप मेरे साथ हैं, आपकी हमदर्दियां भी मेरे साथ और नेक ख्वाहिशात भी, वेरी गुड। नहीं, कागजों में तो आप साथ चल रहे हैं मेरा, इतना भी बहुत है। हो गया जी। इंटरफेस सीरियल 0/0, अगर आपने 2600 सीरीज का ही राउटर लगाया हुआ तो आप सीरियल 2/0 कर लें। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ एक 3600 सीरीज का भी प्लेटफॉर्म कर लें तो काफी है, ठीक है। तो आपका अगर सीरियल 2/0 ही है तो आप वो लिख लें। मेरे केस में सीरियल 0/0 यहां है क्योंकि मैंने 2600 को भी इस्तेमाल किया हुआ, लिहाजा मैंने ये लिख लिया। साथ है आप भी। आईपी एड्रेस 1.1.1.2 255.0.0.0, नो शटडाउन, एक लैन एक वैन लिंक, कई दफा कर चुके हैं हम पहले, वही काम आज यहां भी कर दिया, कल भी किया था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था, आज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हो गया। हसन भी साथ है और उबैदुद्दीन भी साथ हो, दो राइट कर लें ताकि ये काम तो दोबारा ना करना पड़े। अच्छा, आपने डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनाई है जैसे मैंने बनाई है? आपका भी PC3 है, पीसी जोड़े हुए है ना? आपका PC3 एक्सेस भी हुआ है पट्टी में, सोलर पट्टी हुआ है, तो अब PC3 को आईपी देना है, PC3 को, और मैनुअली देना है। तो यहां मेरे पास चूंकि टैब्स में ओपन हुआ है ना, तो मैंने PC3 को ओपन कर लिया। आपके पास भी टैब्स में है, सोलर पट्टी में भी टैब्स बन जाते हैं, तो आप PC3 पे आ गए। PC3 को अब हमने, अच्छा ये याद रखिएगा, GNS3 जो है ना, GNS3, उसमें ये जो VPC है ये ना कस्टमाइज्ड है, ये सिर्फ GNS3 में एज एंड डिवाइस इस्तेमाल करने के लिए बने हुए हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है जी। इसमें ना तो iOS है, ना को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, और ना ये लिनक्स का है। ये GNS3 में सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं और ये कोई स्टैंडर्ड डिवाइसेस नहीं होती। इसमें अब तरीका कार क्या जरा देखें, एक कमांड आप यहां पे देंगे शो आईपी। क्या कमांड है? शो आईपी। तो जब शो आईपी किया तो कोई भी चीज फिलहाल कॉन्फ़िगर्ड नहीं, इसका मैक एड्रेस जरूर नजर आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन बाकी ना डीएनएस कॉन्फ़िगर है, ना गेटवे कॉन्फ़िगर है, ना आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, और ना ही मास्क। आपके पास भी ऐसे ही है। और अब हम आईपी कॉन्फ़िगर करने लगे। तरीकाकार उसका क्या जरा देखिएगा, कमांड है आईपी, सिर्फ आईपी लिखना है। क्या आईपी देना था इसको? 192.168. वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, आप यहां हेल्प भी ले सकते हैं, क्वेश्चन मार्क टाइप करके एंटर, क्वेश्चन मार्क टाइप करके एंटर। तो जो कमांड्स यहां चल सकती हैं ना, वो उनकी लिस्ट यहां पे मौजूद है, ठीक है जी। जैसे कि अब यहां पे ये आईपी मौजूद है, ठीक है, जो जो चीजें हैं वो लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिर्फ आईपी, स्पेस देके क्वेश्चन मार्क, आईपी और स्पेस देके क्वेश्चन मार्क, एंटर करते हैं। इसने ना आगे आपको पूरा तरीका समझाया हुआ है कि आईपी कॉन्फ़िगर करने का मेथड क्या है, और बकायदा मिसाल देके बताया हुआ है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ये कमांड दें आप आईपी, इस तरह से आप आईपी लिखेंगे, स्लैश के बाद प्रीफिक्स लेंथ लिखेंगे, और उससे आगे ही आपने डिफॉल्ट गेटवे भी मेंशन कर देना। पूरी कमांड देके मिसाल दी हुई है उसने। तो इसका मतलब है हम फिर क्या करेंगे, आईपी, इसका आईपी है 192.168.2.1 सॉरी 2.2 /24 स्पेस, और आगे इसका डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे इसका आप क्या दें, 192.168.2.1
168.2.1 इसके सामने जो राउटर का आईपी है, ठीक है जी, एंटर। कह रहा मैं चेक कर रहा हूं कि ये आईपी डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, डेफिनेटली नहीं होना था क्योंकि हमने इसको कोई और मुकाबले में है ही नहीं गेटवे के अलावा। तो इस पे एक लाइन में 3 चीजें कॉन्फ़िगर हो गई हैं, आईपी भी, सबनेट मास्क भी एक तरह से कहा जाए तो, और डिफॉल्ट गेटवे भी, एक लाइन में 3 चीजें। शो आईपी की कमांड दोबारा दें तो आप देखें इस पे आईपी भी कॉन्फ़िगर है, मास्क भी कॉन्फ़िगर है और गेटवे भी कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन डीएनएस फिलहाल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। वो भी हम नहीं कॉन्फ़िगर करना है, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। डीएनएस के लिए पहले तो जरा डायग्राम को एक दफा दोबारा देख लें। हमने डीएनएस सर्वर किसको बनाने का प्लान किया हुआ है, राउटर 1 को या राउटर ए को? राउटर ए के कितने आईपी हैं? फिलहाल 2 हैं। इसमें हमने राउटिंग करानी है ना, तो दोनों ही आईपी अल्टीमेटली रीचेबल हो ही जाएंगे, 1.1.1.1 भी और 192.168.1.1 भी। आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जाके ना PC3 को उसका डीएनएस सर्वर भी बता देता हूं कौन है। वो कैसे बताएंगे जी? कमांड है आईपी डीएनएस 192.168.1.1। ये किसका आईपी दिया है? राउटर 1 का। एंटर। PC3 को कितनी चीजें बता दी हैं? आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस, ठीक है जी। दोबारा एक दफा शो आईपी की कमांड दें, पहले और आप में कोई फर्क? डीएनएस सर्वर भी ऐड हो गया। कमांडें मैंने 2 दी हैं, 2 लाइनों में ये सारे काम हो गए, 2 लाइनों में ये सारे के सारे काम हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये PC3 से राउटर 2 पिंग भी हो जाना चाहिए ना, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो पिंग करके देखते हैं, पिंग 192.168.2.1, ये तो इसका डिफॉल्ट गेटवे भी है ना, तो पिंग हो रहा है जी, बिल्कुल पिंग हो रहा है। क्योंकि ये सिस्को iOS नहीं है, ना ही आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट है विंडोज का, तो थोड़ी सी आउटपुट डिफरेंट नजर आएगी, बट सक्सेस रेट इज 100%, क्योंकि आपको रिप्लाई रिसीव हो रहा है फ्रॉम दिस आईपी। इसने 5 पैकेट भेजे हैं, 5 का रिप्लाई आ गया, तो पिंग हो रहा है। चले, हमें कम से कम GNS3 में वो जो एंड डिवाइस है VPC के नाम से, उसको स्टैटिकली आईपी देना तो आ गया। टाइम रिप्लाई ना आने की सूरत में 2 तरह के जवाब होते हैं, एक रिक्वेस्ट टाइम होता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट तब आता है जब एको चला जाए और रिप्लाई ना आए, और अगर एको ही ना जा सके तो अनरीचेबल आता है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बारी है, अब क्या करें, क्या क्या कुछ हो चुका है। लिंक आप है, लैन और वैन के लिंक आप है, राउटर 2 की लैन वाली साइड कंप्लीटली कॉन्फ़िगर हो चुकी है, राउटर 1 की लैन वाली साइड अभी रहती है, क्योंकि उसमें हमने आईपी दिलवाने हैं DHCP से, ठीक है जी। और राउटर 1 को DHCP सर्वर भी बनाना है और राउटर 1 को DNS सर्वर भी बनवाना है, दोनों काम करने हैं, तो कर लेते हैं जी। राउटर 1 पे आते हैं, ये एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो रही है, ठीक है जी। एग्जिट किया, पहले डीएनएस बना लेते हैं, आईपी डोमेन डैश लुकअप, ये कमांड याद है? इसके बारे में मैंने कहा था अमूमन ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होती है, लेकिन आप जब भी डीएनएस क्लाइंट बना रहे हो या डीएनएस सर्वर, आप अपनी आदत बना लें, आप ये कमांड दे दिया करें, ठीक है जी, आईपी डोमेन डैश लुकअप। उसके बाद डीएनएस सर्वर पे क्या किया जाता है? बाइंडिंग्स, a.com b.com वगैरह वगैरह। वो बाइंडिंग यहां कैसे होगी? आईपी होस्ट। क्या ये मैं नया काम कर रहा हूं? ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है जी। आज r1.com ना कर लें, ये कर लेते हैं 1.1.1.1। तो राउटर 1 का आईपी इस्तेमाल करने की बजाय मैं r1.com भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आईपी होस्ट r2.com 1.1.1.2 आईपी होस्ट, ठीक है जी। pc1.com, अच्छा वो pc1 और pc2 का तो आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ वाह, और उनपे होना भी डायनामिकली है, तो डायनामिक का तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा आईपी असाइन होगा, तो जो स्टैटिक है उन्हीं को ही बाइंड कर सकते हैं ना।
तो PC3 तो स्टैटिक है ना, PC3.com, उसका आईपी क्या है 192.168.2.2, अभी अभी अपने हाथों से दे के आए हैं, दैट्स इट। कुछ बाइंडिंग्स हो गई, ये सैकड़ों हजारों भी हो सकती हैं, आप लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं। हमारे लिए इतनी ही फिलहाल काफी है। क्या राउटर 1 डीएनएस सर्वर बन गया? नहीं, एक कमांड रहती है जो पैकेट ट्रेसर में चलती नहीं थी, जिसकी वजह से ये डीएनएस सर्वर बन नहीं पाता था। लेकिन यहां पे कमांड है आईपी डीएनएस सर्वर, आईपी डीएनएस सर्वर। अटेंडेंस हो गई भी आपकी? पक्की बात है, लगा लीजिएगा अगर नहीं है तो आईपी डीएनएस सर्वर। जब ये कमांड हम पैकेट ट्रेसर में देते हैं तो वो एरर दे देता है, लेकिन यहां पे ये कमांड चल गई है। दैट मींस के राउटर 1 आज डीएनएस सर्वर भी बन गया। हाँ, बाकी बड़ी खुशी हुई हमें इसकी, ठीक है जी। अच्छा, अब राउटर 1 डीएनएस सर्वर है और उसको इन सारी मैपिंग्स का पता है। क्या बाकियों को भी इन मैपिंग्स का पता है? सबको? उनको नहीं पता, लेकिन उनको हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर राउटर 1 है और राउटर 1 की पहचान उसके आईपी एड्रेस है। क्या PC3 को आपने बता दिया? ये VPC3 जो है आपका, इसको तो बता दिया ना डीएनएस सर्वर कौन है, राउटर 1 का आईपी अभी बताया था। क्या राउटर 2 को भी बता दिया तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है? नहीं, इसे बताना पड़ेगा। इसे कैसे बताएंगे जी? राउटर 2 पे जाएं, सबसे पहले तो आप कमांड देंगे आईपी डोमेन डैश लुकअप, उसके बाद आप कमांड देंगे आईपी नेम डैश सर्वर। भाई ये वाली कमांड पैकेट ट्रेसर में भी चलती थी। पैकेट ट्रेसर का जो राउटर है वो डीएनएस का क्लाइंट बनता है और इस कमांड से बनता है। आईपी नेम सर्वर, राउटर को, सिस्को के राउटर को डीएनएस का क्लाइंट इस कमांड से बनाते हैं, ठीक है। तो राउटर 2 को क्या आईपी बताऊं? 1.1.1.1 बता दे। राउटर 1 का यही आईपी है ना, दूसरा भी है। आईपी रीचेबल होना शर्त है, जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो आईपी नेम सर्वर इज 1.1.1.1, एंटर, ठीक है जी, कॉन्फ़िगर हो गया। यानी राउटर 2 भी अब उन मैपिंग्स को इस्तेमाल कर सकता है। PC3 तब कर लेगा जब रीचेबिलिटी हो जाएगी, अभी वो बाकी हमने स्टैटिक राउटिंग कराई नहीं है, वो भी रहती है, ठीक है जी। बस राउटर 2 क्लाइंट बन गया, बन गया। PC3 क्लाइंट बन गया, बन गया। राउटर 1 खुद डीएनएस सर्वर बन गया, बन गया, ठीक है जी। अब रह गए हैं, डायग्राम की शक्ल दोबारा देख लें। अब रह गया PC1 और PC2, ना इन्हें आईपी मिले हुए, ना इन्हें गेटवे का पता है और ना ही इन्हें डीएनएस सर्वर का पता है, और हमने बताना भी नहीं है। और हमने इनको क्या कहना है कि डीएचसीपी से पूछो। तो डीएचसीपी सर्वर है आपके नेटवर्क में फिलहाल? अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। राउटर 1 को हमने डीएचसीपी सर्वर बनाना है, तो राउटर 1 पे आ जाएगी। डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होगा ये देखें, मैं लिख देता हूं डीएचसीपी सर्वर। अब कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में करना क्या होता है? पूल बनाना होता है, और पूल से पहले अगर आपने कुछ आईपी एक्सक्लूड कराने हैं तो वो करवा लें। डेफिनेटली मैं करवाऊंगा। मैं कहता हूं जी आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.10 तक, पहले 10 आईपी, बेशक 50 करा लें कोई मसला नहीं, तो पहले 10 आईपी हमने क्या करा लिए? एक्सक्लूड। फिर क्या करते हैं? पूल बनाते हैं। पूल कैसे बनता है? आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल को दिया जाता है कोई नाम, ठीक है जी। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं माय पूल, नाम कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करते हैं? नेटवर्क बताते हैं। नेटवर्क डिफाइन करता है आपकी नेटवर्क आईडी क्या है, 192.168.1.0, फिर स्पेस और फिर सबनेट मास्क 255.255.255.0। इस एक लाइन में दो काम हो गए हैं, नेटवर्क आईडी भी बता दी है और उसके बाद सबनेट मास्क आपने क्लाइंट्स को क्या बताना है वो भी बता दिए, ठीक है जी। फिर अगला काम, डिफॉल्ट डैश राउटर 192.168.1.1, इस वाले नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे, राउटर 1 के लेफ्ट पे जो लैन है उनका डिफॉल्ट गेटवे 1.1 है, ठीक है। तो ये हो गया। डीएनएस सर्वर
वो भी यही है, डीएनएस सर्वर। राउटर 1 के 2 आईपी हैं, दोनों यूज कर, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहें 192.168.1.1 एंटर, बस यही होता है ना डीएससी। और पहली दफा किया नहीं, पहले हम कर चुके हैं। तो आज राउटर 1 डीएचसीपी सर्वर भी बन गया है और डीएनएस सर्वर भी बन चुका है। ये जनाब मैं आपके नोट्स में ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐड कर देता हूं। बस एक चीज बाकी है, वो भी कर लें, वो है राउटिंग। हमारे टोटल नेटवर्क है 3, राउटर 1 के साथ 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक नहीं है। राउटर 2 के साथ भी 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक नहीं है। तो एक एक स्टैटिक राउट दोनों तरफ आपको ऐड करना है। तो राउटर 1 से जी शुरुआत कर लेते हैं। एग्जिट आईपी को रूट बताना है 192.168.2.0 वाले नेटवर्क का। मास्क ये है, इसके आगे आउटगोइंग इंटरफेस भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट आपका आईपी भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कहता हूं चलें 1.1.1.1.2 नेक्स्ट आपका आईपी दे दिया था। और इसी तरह अच्छा इसको डू राइट भी कर लें ताकि आइंदा के लिए भी ये सेव हो जाए। इसी तरह राउटर 2 पे जाते हैं और यहां पे आके आईपी को रूट बताना है 192.168.2.1.0। राउटर 1 के लिए 2.0 वाला नेटवर्क मिसिंग था, राउटर 2 के लिए 1.0 वाला नेटवर्क मिसिंग है, 255.255.255.0। नेक्स्ट आपका आईपी भी दे सकते हैं और आउटगोइंग इंटरफेस भी 1.1.1.1 आईपी दे देते हैं। उसको इसका आईपी दे दिया और इसको सामने वाले का। डू राइट। नया काम हम सिर्फ अब तक ये कह सकते हैं कि डीएनएस सर्वर पहले ये बन नहीं पाता था, हमें तरीका पता था, आज हमने बनते हुए भी देख लिया। बाकी तो ये ऑलरेडी हमने सब काम किया हुआ है, एक नए प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इसके अलावा और तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो आपका PC1 और PC2 है, क्या इन्होंने डीएचसीपी सर्वर से आईपी पिक कर लिया होगा? आपने उन्हें कहा ही नहीं है कि आईपी पिक करना कैसे है। डीएचसीपी क्लाइंट भी तो बनाना पड़ता है ना। तो PC1 पे चलते हैं, PC1 आ गया। शो आईपी की कमांड दें, फिलहाल आईपी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। नॉर्मली आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? आईपी की कमांड, आईपी और आगे आईपी लिखते हैं, जैसे PC3 पे किया था। डीएचसीपी के केस में आप कहेंगे आईपी डीएचसीपी से मांग लो, बस। क्या कमांड है? आईपी स्पेस डीएचसीपी, एंटर करें। डोरा याद है? डोरा डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इधर डोरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो डी 2 दफा आता है क्योंकि एक दफा वो पहली अटेम्प्ट में ऑफर नहीं आती, वो दोबारा भेजता है। ठीक है जी। तो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट पूरा वो मुकम्मल हो गया ना। तो मुकम्मल होने का नतीजा क्या निकला है? उसको आईपी भी मिल गया है और आईपी सही मिला है। पहले 10 तो आपने रिजर्व किए हुए थे। ठीक है जी। उसके बाद इसको मास्क भी मिल गया और गेटवे भी मिल गया। शो आईपी करें तो क्या डीएनएस सर्वर भी मिल गया? डीएनएस सर्वर भी मिल गया। और वो इसको किसने बता दिया है? राउटर 1 ने, क्योंकि वो डीएचसीपी सर्वर भी और डीएनएस सर्वर भी है। सिमिलरली PC2 पे जाएं और वहां भी कमांड दे दें IPDHCP। इधर भी वही डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट होगा, जिसके बाद आपको आईपी गेटवे और डीएनएस असाइन हो जाएगा। तो ये भी हो चुका है। उसको 11 मिला था, इसे 12 मिल गया। शो आईपी की कमांड दें, अब आप देख सकते हैं। इसका मतलब है इस नेटवर्क में अब ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस पिंगेबल भी होगा, और क्योंकि कन्वर्जेंस हो चुकी है। और उसके साथ साथ मैं डीएनएस की सहूलत भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जहां पर भी चाहूं डीएनएस भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां से, पहले तो आईपी पिंग करें ना, सीधे सीधे यहां से मैं पिंग करता हूं। इसका गेटवे पिंग कराएं पहले 192.168.1.1 गेटवे पिंग हो रहा है। आपका भी हो गया, आपने पहले कर लिया। अच्छा, उसके बाद पिंग 1.1.1.2, ये अगला नेटवर्क है, राउटर बी पिंग किया, वो भी पिंग हो रहा है।
वो जो PC3 है बी के लैन नेटवर्क में 192, जरा पिंग करते हैं जी, पिंग 192.168.2.2 उसका आईपी है, उसको पिंग करते हैं। ठीक है जी, पहला पैकेट ड्रॉप हुआ। ठीक है जी, अब जाना शुरू हो गया। ठीक है जी, क्योंकि इत्तेफाक ये भी होता है कि कभी कभार पहला पैकेट भी ड्रॉप नहीं होता, कभी कभार 2 पैकेट भी ड्रॉप हो सकते हैं, आमतौर पे एक हुआ करता है। ये दोनों मैंने आपको कहा था एक्सट्रीम केसेस हैं, तो बहुत कभी कभार हो, आपके पास भी 2 हैं। ठीक है जी, अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, टाइमर बेस्ड किसी भी चीज के प्रॉपर रिजल्ट्स GNS3 में कभी भी नहीं आते। आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अक्सर टाइमर्स के मामले में ये ऊंच नीच कर जाता है तो अल्टीमेटली वर्चुअल सेटअप। ठीक है जी, थोड़ा बहुत टाइमर के मामले में प्लस माइनस होती है। तो बहरहाल पिंग हो रहा है, आईपी पिंग कर रहा है तो नाम से भी पिंग होना चाहिए ना। तो ट्राई करते हैं पहले पिंग r1.com। ये अपने डीएनएस सर्वर से सबसे पहले पूछेगा मुझे इसका आईपी बताओ, वो आईपी बताएगा और ये पिंग अल्टीमेटली आईपी को ही करेगा। पिंग हो रहा है जी, पिंग उसने 1.1.1.1 को ही किया। अच्छा पिंग करते हैं r2.com, ये भी पिंग हो रहा है। पिंग करते हैं pc3.com, पिंग pc3.com, ये भी पिंग हो रहा है। तो आपका डीएनएस भी ठीक काम कर रहा है, आपका डीएससीपी भी ठीक काम कर रहा है, सारी चीजें प्रॉपर्ली हो रही हैं। ये काम अगर अपने हाथ से एक दफा हो गया हो तो फिर बंदे को जरा ज्यादा तसल्ली और सुकून होता है। महज देखने से आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर कुछ लोगों पे खौफ तारी होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर स्टैटिक राउट, कभी डीएससीपी, कभी डीएनएस, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी, आप लोगों को ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा होगा जिन्होंने लैब को साथ साथ कर लिया। लेकिन जी आप इसमें कुछ नई चीजें शामिल करते हैं आज के लेक्चर के, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ नए काम। आपने आज तक क्लॉक सेट की है लेकिन मैनुअली किया हमेशा। आप अपने लैपटॉप वगैरह पे भी, डेस्कटॉप पे भी, मोबाइल फोन पे भी क्लॉक खुद से सेट करना चाहें, तारीख वक्त, तो आप कर सकते हैं मैनुअली। लेकिन क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा? मुश्किल है। घंटे और मिनट्स तो मैनेज हो जाते हैं, सेकंड्स में ऊंच नीच हो सकती है। वो ना हो तो मिली और माइक्रो सेकंड में तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, और बंदा चले औखे सौखे होके एक डिवाइस को तो चले किसी तरह कॉन्फ़िगर कर ही लेगा। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क में तो सैकड़ों हजारों डिवाइसेस होती हैं, उन सारों का अगर आपने क्लॉक सेट करना है और उन सारों की क्लॉक होनी भी बिल्कुल सेम चाहिए, कोई फर्क नहीं होना, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए टाइम बिल्कुल, तो वो तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक जैसा वक्त अपनी सैकड़ों डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लें, उनमें मिली और माइक्रो सेकंड का भी फर्क ना हो। तो ऐसा मैनुअली करना तो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें, क्लॉक अमूमन हम लोग डायनेमिकली ही कॉन्फ़िगर करते हैं। यहां तक कि हम लोग मैं अपने लैपटॉप पे भी अगर टाइम सेट करना चाहूं तो वहां मेरे पास दोनों ऑप्शन होती हैं, मैनुअल की भी ऑप्शन है और ऑटोमेटिक की भी ऑप्शन है, यानी डायनेमिक की ऑप्शन भी होती है। मेरे मोबाइल फोन में भी ये दोनों ऑप्शन होती हैं, लैपटॉप में भी है, इसी तरह आपकी नेटवर्क डिवाइसेस पे भी दोनों ऑप्शन है। आप क्लॉक को स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायनामिकली भी। और डायनामिकली का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। पूरी दुनिया में टाइम को या क्लॉक को टाइम को या क्लॉक को डायनेमिकली सेट करने का, डायनेमिकली सेट करने के लिए एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और उसका नाम है एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एनटीपी या फिर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जिस तरह डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है, डीएनएस भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में, टीएफटीपी सर्वर क्लाइंट मॉडल में, बिल्कुल उसी तरीके से एनटीपी भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है। अच्छा, एनटीपी भी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट लेयर पे या वो टीसीपी बेस्ड होते हैं या यूडीपी बेस्ड होते हैं। तो एनटीपी जो है ये यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है और यूडीपी पोर्ट नंबर 123 इस्तेमाल करता है। टीसीपी का पोर्ट 23 था, एचटीटीपी का 80, एसएसएच का 22। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये जो एनटीपीएस का पोर्ट नंबर 123 है।
बहुत ज्यादा पोर्ट नंबर हमें याद नहीं रह सकते। अच्छा, DHCP में 67 और 68 दो थे, ठीक है। तो मैंने कहा था ये चंद एक फेमस प्रोटोकॉल्स के अगर जेन में रह जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स में घुमा फिरा के उनसे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। कम से कम ये मेरा हाल है 5-10 के करीब है जो जेन में होने चाहिए, बाकी सब तो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एनटीपी जो है यूडीपी पोर्ट नंबर 123 को इस्तेमाल करता है, ठीक है। ओके जनाब, तो अब ये कैसे काम करता है मैंने आपको बताया जी, ये भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में चलता है। सर्वर वो डिवाइस है, सर्वर हम उसको कहते हैं जिस पे या तो क्लॉक आपने मैन्युअली सेट की हुई है। अच्छा एक चीज सुन लें, सर्वर बनने के लिए ना, एनटीवी सर्वर बनने के लिए आपके ऊपर क्लॉक सेट होनी चाहिए बस, चाहे वो मैन्युअली हो चाहे उस पर भी डायनेमिकली हुई हो, ठीक है। एनटीवी सर्वर बनने के लिए, एनटीवी सर्वर बनने के लिए डिवाइस पे अपना क्लॉक सेट होना जरूरी है, चाहे वो स्टैटिकली हुई हो या डायनेमिकली हुई हो। यानी एक डिवाइस जिसके ऊपर क्लॉक सेट है, अगर क्लॉक सेट है तो आप एनटीवी सर्वर बनने के काबिल हैं। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूं ना, ध्यान से सुने, मेरे ऊपर मैं कह रहा हूं क्लॉक सेट हुआ हुआ है डायनेमिकली, तो इसका मतलब है मैं खुद क्लाइंट हूं किसी का, मैं खुद किसी का, मेरे ऊपर क्लॉक डायनेमिकली कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। एनटीपी का इसका मतलब है मैं खुद भी क्लाइंट हूं। तो जो क्लाइंट है ना, वो दूसरों के लिए सर्वर भी बन सकता है। यानी एक डिवाइस के पास एट ए टाइम दोनों रोल्स हो सकते हैं। आप खुद किसी के एनटीपी क्लाइंट हैं, लेकिन दूसरों के लिए आप एनटीपी सर्वर भी बन सकते हैं। मैंने कहा शर्त इतनी सी है, आपके ऊपर क्लॉक सेट होनी चाहिए, चाहे वो स्टैटिकली हुई हो चाहे डायनामिकली हुई हो। क्या अपना, अगर आपने खुद गलत क्लॉक सेट किया हुआ है, सेट हुआ हुआ है ना, बस आप एनटीवी सर्वर बन सकते हैं। भाई ने बड़े अच्छे मौके पे एक बात की, वो कहते हैं सर अगर मैंने खुद कॉन्फ़िगर किया हुआ और वो गलत है, इतना एक्यूरेट नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपको अपने लिए ऐसा एनटीपी सर्वर चूज करना चाहिए जो रिलायबल हो, अच्छा एनटीपी सर्वर होना चाहिए। उसके लिए अगर आप गूगल पे जाके ढूंढे बेस्ट एनटीपी सर्वर्स, तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। आप दुनिया के जिस रीजन में रहते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां के लिए बेहतरीन एनटीपी सर्वर्स कौन से हैं वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी आमतौर पे एनटीपी सर्वर हमारा इंटरनेट के ऊपर होता है, और इंटरनेट पे मौजूद किसी ना किसी एनटीपी सर्वर से आप अपना टाइम सिंक्रोनाइज करते हैं। मैं अपने लैपटॉप को जब कहूंगा ना कि अपना टाइम ऑटो पे सेट कर लो, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना भी एनटीपी सर्वर है। आप उसे यूज करते हुए, बेसिकली वो उसी को इस्तेमाल करते हुए अपना टाइम क्या कर रहा होता है, सिंक्रोनाइज कर रहा होता है और क्लाइंट बना होता है। मेरा लैपटॉप इस वक्त हकीकतन एनटीपी क्लाइंट है, और इसका सर्वर कहां पे है, इंटरनेट में है। और इंटरनेट पे हमारे पास बेतहाशा एनटीपी सर्वर्स की ऑप्शन मौजूद है, किसी को भी आप अपना एनटीपी सर्वर बना सकते हैं। हम अभी क्या करेंगे, हम अपनी इस लैब के अंदर ही अपना एनटीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। हमारे पास है दो राउटर, राउटर 1 और राउटर 2, एक को सर्वर बना लेंगे और दूसरे को क्लाइंट। दो राउटर्स का हमें ये फायदा है कि दोनों में से एक को हम एनटीपी सर्वर बनाएंगे और दूसरे को एनटीपी क्लाइंट। और सर्वर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था एक ही शर्त होती है, आपका अपना क्लॉक सेट होना जरूरी है। तो चले जी राउटर 1 पे चलते हैं, और वो आपको आता है, राउटर 1 पे आए जी, ठीक है जी। इनेबल मोड में जाएंगे, क्योंकि क्लॉक हम इनेबल मोड में सेट करते हैं। क्लॉक सेट, इस कमांड के बारे में मैंने आपको एक अहम बात बताई थी, और मैंने कहा था ये गलती है जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, आगे जाके इसको सुधार लेंगे, आज उसको भी सुधारने का टाइम आ गया है। यहां जो टाइम सेट होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, या यूनिवर्सल टाइम क्लॉक भी कहते हैं, यूटीसी, ठीक है जी। और इसको जीएमटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया के लिए जो एक स्टैंडर्ड है वक्त का, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। और मैंने कहा था जी इंग्लैंड का एक कस्बा है ग्रीनविच, तो उसके टाइम को बेसिकली पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। और उसका जो टाइम है वो पाकिस्तान के, यानी दुनिया का म्यारी वक्त पाकिस्तान के म्यारी वक्त से 5 घंटे पीछे है।
तो यूटीसी का अगर टाइम देखा जाए तो इस वक्त 5 घंटे पीछे चले जाए तो क्या टाइम होगा? पक्की बात है, 5 घंटे सही पीछे जाना है आपने, 5:53। ठीक है जी, गलत बता रहे हैं अब, थोड़ी देर बाद ये और गलत हो जाएगा। 5:54, ठीक है। तो दुनिया का म्यारी वक्त इससे 5 घंटे पीछे है, तो हम वो 5 घंटे पीछे वाला टाइम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है जी, तो आप सब लोग कह रहे हैं 5, ठीक है जी, और ये AM है अभी सुबह वाले, ठीक है, तो क्योंकि ये 24 आवर क्लॉक होती है, यहाँ AM PM की बजाय अभी 12 के बाद 13 बजेंगे, लेकिन रात को 0 होते हैं, फिर 1 2 3, तो इस वक्त जो है वो 5 बज के, ठीक है जी, 54 यहां पे नजर आ रहा है, तो 54 30 सेकंड कर लेते हैं। अब ये मुझे देखे ना अंदाजन करना पड़ा, मैं सेकंड देख भी लूं तो टाइप करते करते फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो 5:54 और 30 सेकंड। आज की डेट क्या है? 20 और अगस्त का महीना है और 2023 है। 55 हो गए, चले हम इसको 55 कर लेते हैं। तो यूटीसी के मुताबिक मैंने टाइम कॉन्फ़िगर कर दिया है। शो क्लॉक की कमांड दें तो दुनिया का जो म्यारी वक्त है वो मुझे इस वक्त यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। अब लेट से ये वाला जो राउटर है ये पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और पाकिस्तान का अपना एक टाइम जोन है, और उसके लिहाज से जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है वो यूटीसी में 5 घंटे का ऑफसेट डालने से आता है। ऐसे ही है। अब टाइम जोन अलग से कॉन्फ़िगर होता है, वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा जरा देखिएगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, उबैदुद्दीन साथ हो, पक्की बात है साथ हो, क्लॉक टाइम जोन, लेकिन ये कमांड हमने कहां पे दी है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। क्लॉक टाइम जोन क्वेश्चन मार्क करें, वो कहता है नाम लिखें अपने टाइम जोन का। आप पीकेटी, पीएसटी, पीके कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से लिखना होता है। मैं यूं लिख देता हूं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पीएसटी, स्पेस देके फिर क्वेश्चन मार्क। अब वो ऑफसेट पूछ रहा है, कुछ ममालिक का ऑफसेट माइनस में होता है, यानी वो पीछे भी होते हैं, हम आगे हैं, हम 5 घंटे आगे, हमारा +5 होगा, हमारा +5 होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं +5 के लिए साथ में प्लस लिखना जरूरी भी नहीं है, खाली 5 लिखने का मतलब ही है कि ये +5 है। एंटर। तो क्लॉक टाइम जोन में मैंने +5 कर दिया। ठीक है जी, ये करने के बाद शो क्लॉक की कमांड दोबारा दें। पहले और अब में कोई फर्क महसूस हो रहा? आपको अपना वाला टाइम नजर आ रहा है और उसने यूटीसी के अंदर खुद ब खुद क्या किया है? ऑफसेट को ऐड कर ली, और आगे अब यहां पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि ये यूटीसी नहीं है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। पहले क्या नजर आता था? ये देखें, पहले जब शो क्लॉक किया था तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम बता रहा था, अब क्या बता रहा है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इसकी तरतीब क्या है? सबसे पहले आपने यूटीसी के मुताबिक क्लॉक सेट कर देनी है और उसके बाद सिर्फ अपना टाइम जोन चेंज करना है। अच्छा, याद रखें टाइम जोन तो अपना अपना होता है ना। मेरी 500 अगर ब्रांचेस है, 500 का टाइम जोन डिफरेंट हो सकता है। एक हो सकता है दुबई में हो, एक यूएसए में हो, एक यूके में हो, हर जगह का टाइम जोन अलग। यूएसए में तो उनकी अलग अलग स्टेट्स का भी टाइम जोन अलग है, आपस में इतनी दूर है, इतने फासले हैं कि टाइम जोन वहां पे बदल जाता है। आपको पता है दुबई में एक जगह है जहां पे एक ही जगह पे 3 टाइम जोन है। वो टाइम जोन इस तरह से नहीं है कि टाइम फर्क है वहां पे, मतलब लाइक अफ्तारी और सहरी का टाइम जो है वो 3 अलग अलग टाइम होते हैं, माइनर सा डिफरेंस है। बुर्ज खलीफा में उसके कुछ फ्लोर्स के ऊपर अफ्तारी का टाइम अलग होता है, जो सबसे ऊपर है उनको उनको देर तक सूरज जो है वो नजर आता रहता है सन सेट के टाइम पे। ठीक है जी, तो वहां पे 3 अलग अलग टाइमों के ऊपर जो है वो सहरी और अफ्तारी के टाइम होते हैं। तो दुनिया के वैसे बहुत सारे ममालिक के अंदर टाइम जोन अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी तो मैं ये कह रहा था यूटीसी तो सबके लिए एक ही है ना। अब ये जो एनटीपी है ना, एनटीपी आपका यूटीसी वाला टाइम सिंक्रोनाइज करता है।
एनटीपी जो है ये आपका यूटीसी वाला टाइम सिंक्रोनाइज करता है। आपको अपना जो जोन है, टाइम जोन, वो खुद सेट करना पड़ता है और खुद ही करना चाहिए। मैं किस टाइम जोन में रहता हूं मुझे बताना पड़ेगा। ये तो आप भी जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो टाइम जोन की ऑप्शन आती है आपके पास, आप कराची इस्लामाबाद की ऑप्शन आती है, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो टाइम जोन तो सबका अपना अपना होता है। अच्छा, ये क्लॉक वाली लैब में ना, इस लैब के अंदर तरतीब बड़ी अहम है। सबसे पहले आपने यूटीसी वाला टाइम सेट करना है, फिर टाइम जोन सेट करना है, उसके बाद आपको एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने राउटर 1 को क्या बनाना है, एनटीपी सर्वर। अब बन सकता है ना ये, क्योंकि जिसके ऊपर टाइम अपना सेट हुआ हो, वो चाहे मैन्युअली हुआ हो चाहे डायनामिकली हुआ हो, आप सर्वर बन सकते हैं। तो राउटर 1 अब केपेबल है। अच्छा, इसको सर्वर बनाने के लिए बाकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जरा देख लें। कमांड है एनटीपी सोर्स, एनटीपी सोर्स क्वेश्चन मार्क करें, इंटरफेसेस की ऑप्शन है यहां पे, ठीक है जी। मैं कहता हूं जी सीरियल 2/0, इसका मतलब बताएं। राउटर 1 का सीरियल 2/0, राउटर 1 के सीरियल 2/0 का आईपी क्या है, 1.1.1.1। क्लाइंट को बताना क्या होता है, तुम्हारा एनटीपी सर्वर कौन है। क्लाइंट को क्या बताना होता है, तुम्हारा एनटीपी सर्वर कौन है। तो आप कैसे बताएंगे, उसकी आईपी से ही बताएंगे ना। तो अब कौन से वाले आईपी से बताएंगे, आपके तो दो दो आईपी हैं। तो आपने अब जब सोर्स कॉन्फ़िगर कर दिया कि मेरा एनटीपी सोर्स सीरियल 2/0 है, तो अब आपके एनटीपी सर्वर का आईपी 1.1.1.1 है। आप अपने तमाम क्लाइंट्स को जाके बताएंगे कि तुम्हारा एनटीपी सर्वर 1.1.1.1 है। इतनी कॉन्फ़िगरेशन काफी है, एनटीपी सर्वर की इतनी कॉन्फ़िगरेशन काफी। एक पैरामीटर है जो इजाफी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। एनटीपी मास्टर, एनटीपी मास्टर क्वेश्चन मार्क करें। मैं एंटर कर सकता हूं खाली लिख के भी, कैरेज रिटर्न आ गया और आगे लिखा हुआ है स्ट्रेटम वैल्यू या स्ट्रेटम नंबर। ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटम नंबर। रेंज क्या है, 1 से लेकर 15 तक। इसका कॉन्सेप्ट हॉप काउंट से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मिलता जुलता। हॉप काउंट समझते हैं ना। अच्छा, कहीं ज्यादा हॉप आ रहे हो और एक जगह पे कम हॉप आ रहे हो तो अच्छा कौन सा होता है, कम हॉप वाला, कम हॉप वाला, ठीक है जी। स्टेटम वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से है। लेट्स से अगर मैं 1 रख देता हूं ना, यानी मेरे पास अगर मुख्तलिफ एनटीपी सर्वर्स हैं, क्लाइंट के पास दुनिया में मुख्तलिफ एनटीपी सर्वर्स होते हैं, वो एनटीपी सर्वर जिसकी स्टेटम वैल्यू कम होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ऐसा एनटीपी सर्वर जिसकी स्टेटम वैल्यू कम होगी उसके टाइम को ज्यादा एक्यूरेट टाइम माना जाएगा और उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी वैल्यू कॉन्फ़िगर ना करूं तो बाय डिफॉल्ट ये 7 होती है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू ना डिफरेंट भी होती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो इतना को उसके ऊपर पक्के होने की जरूरत नहीं है, यहां 7 ही है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं जी एनटीपी मास्टर 1, मैंने स्टेटम वैल्यू क्या रख दिया, 1, और 1 सबसे कम है। इसका मतलब है मेरे नेटवर्क में सबसे एक्यूरेट टाइम इसका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो स्टेटम और अच्छे से समझ आ जाएगा भी आपको, ठीक है जी। राउटर 1 की स्टेटम वैल्यू क्या रख दिया मैंने, 1, ठीक है जी। अब मैं जा रहा हूं राउटर 2 पे और इसको मैंने क्या बनाना है, क्लाइंट। राउटर 2 को मैंने क्या क्लाइंट बनाना। क्लाइंट बनाने के लिए सिर्फ इतना ही बताना होता है कि तुम्हारा एनटीपी सर्वर कौन है, तुम्हारा एनटीपी सर्वर कौन है। तो यहां पे कमांड है जी एनटीपी सर्वर, किसको बता रहा हूं, 2 को। तो एनटीपी सर्वर कौन है, 1.1.1.1। इसका मतलब है मैंने राउटर 2 को क्या कह दिया है, अपना टाइम 1.1.1.1 के साथ सिंक्रोनाइज कर लो। आपका जो राउटर 1 है उसकी स्टेटम वैल्यू क्या थी, 1। जो जो राउटर 1 से सिंक्रोनाइज होगा उसकी स्टेटम वैल्यू 2 हो जाएगी। राउटर 1 से जो जो सिंक्रोनाइज होगा उसकी स्टेटम वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारे केस में राउटर 1 एनटीपी
सर्वर, सिर्फ एनटीपी सर्वर है, वो किसी का क्लाइंट नहीं है। राउटर 2 राउटर 1 का क्लाइंट है, और जो क्लाइंट होता है वो बाकी दुनिया के लिए सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहां पे हमारे केस में राउटर 2 से आगे एक और राउटर होता, इधर राउटर 3 अगर होता, ठीक है जी, राउटर 3 के टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, अब दो सर्वर हैं, अब राउटर 1 भी है और राउटर 2 भी है। अगर मैं राउटर 3 को कहूंगा कि तुम्हारा एनटीपी सर्वर 1.1.1.2 यानी राउटर 2 है, ठीक है, तो ये राउटर 3 सिंक्रोनाइज हो जाएगा 2 के साथ, और राउटर 3 की स्टैटम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 1 पे 1 थी, 2 पे 2 हो जाएगी, और 3 पे 1 बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं राउटर 3 को कहूं कि तुम्हारा एनटीपी सर्वर 1.1.1 है, तो फिर राउटर 3 की स्टैटम वैल्यू भी 2 ही होगी। तो आप कहेंगे सर अच्छा कौन होता है जहां स्टैटम वैल्यू कम हो? अच्छा एनटीपी सर्वर कौन होता है जहां स्टैटम वैल्यू कम हो? तो एक सवाल जेन में आएगा कि सर मैं तो फिर हमेशा राउटर 1 को ही चूज करूंगा ना, तो फिर मैं राउटर 2 को किन हालात में चूज कर रहा हूं? मैं राउटर 2 को आखिर अपना एनटीपी सर्वर बनाऊंगा ही क्यों? तो आपके पास क्या इसका जवाब है? आखिर वो कोई क्या कंडीशन होगी, कौन सी सूरत हाल होगी कि मैं राउटर 2 को मुझे अपना एनटीपी सर्वर बनाना पड़ जाए, हालांकि वो इतना एक्यूरेट नहीं है, उसकी स्टैटम वैल्यू, उसकी प्रायोरिटी कम है क्योंकि स्टैटम वैल्यू ज्यादा है, तो मैं क्यों राउटर 2 को अपना सर्वर बनाऊंगा? क्लाइंट और सर्वर की आपस में रीचेबिलिटी होना बड़ा जरूरी है। राउटर 3 और राउटर 1 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर यहां राउटिंग नहीं हुई भी और 3 के लिए राउटर 1 रीचेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप राउटर 2 को अपना सर्वर बनाएंगे राउटर 3 पे, क्योंकि 3 और 2 तो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर अच्छे एनटीपी सर्वर तक रीचेबिलिटी हो तो अच्छे वाले को ही अपना एनटीपी सर्वर बनाना चाहिए। बात समझ आ रही? अच्छे वाले एनटीपी सर्वर की रीचेबिलिटी हो तो अच्छे वाले को ही अपना एनटीपी सर्वर बनाना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो है उसको बनाना पड़ेगा, चाहे उसकी स्टैटम वैल्यू ज्यादा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने क्लाइंट और सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है ना, कर दी। तो राउटर 2 का टाइम चेंज हो गया होगा, वो कॉन्फ़िगर हो गया होगा, बिल्कुल हो तो जाना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कौन से वाला टाइम सिंक्रोनाइज होता है, यूटीसी वाला या आपका टाइम जोन वाला, लोकल टाइम वाला? यूटीसी वाला। राउटर 2 पे जाके कमांड देते हैं शो क्लॉक, ठीक है, एंटर किया तो ये टाइम यहां पे आपको सही अभी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा सही आ रहा है, मैं भी कहानी, हाँ यूटीसी वाला टाइम तो बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि यही टाइम बनता है 5 घंटे पीछे। ठीक है जी। अच्छा यहां पे एक और कमांड देखें, कमांड है जी शो एनटीपी स्टेटस, शो एनटीपी स्टेटस, एंटर किया, ये क्या लिखा हुआ है? क्लॉक इज सिंक्रोनाइज, और आगे स्टैटम वैल्यू क्या लिखी हुई है? रेफरेंस क्या आपका 1.1, बिल्कुल ठीक है, क्लॉक सिंक्रोनाइज हो गई है, स्टैटम वैल्यू इसकी 2 हो गई है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक 2 ही होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी 1 थी, अगर उसकी 7 होती तो इसकी 8 होनी थी, फिर उसकी 2 होती तो इसकी 3 हो जाती। ठीक है, और रेफरेंस इसने किसको माना है? एनटीपी सर्वर को, और सर्वर का आईपी 1.1.1 ही है। ठीक है जी, और उसके बाद आपने शो क्लॉक करके देख लिया, यूटीसी वाला टाइम भी ठीक कन्फिगर है। टाइम जोन तो अपना अपना होता है ना, तो राउटर 2 पे अगर आप टाइम जोन यूं रख दें, आप कहें जी क्लॉक टाइम जोन, ठीक है जी, और टाइम जोन में आप नाम देते हैं पीएसटी और +5। ठीक है, अब अगर आप क्लॉक चेक करें तो आपको पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वही नजर आएगा। शो क्लॉक की कमांड दें, सही टाइम नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक टाइम नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो राउटर 1 पे भी टाइम ठीक है और एग्जैक्ट दोनों राउटर्स पे टाइम इस वक्त बिल्कुल सेम है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। ये एनटीपी वाली लैब मेरे पास हुई है ना आपके सामने, बिल्कुल ठीक हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उबैदुद्दीन आपने ये लैब मेरे साथ की है, सही बताओ किसके बाद कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रहती है आपकी? 2 रह गया, जरा आप 2 को भी कर लो। 2 का क्या रह गया? टाइम जोन रहता है, और वो सर्वर वाली कमांड दे दी आपने, ये दे दी है, तो टाइम ठीक आ रहा है नजर।
शो क्लॉक करके टाइम बताओ क्या नजर आ रहा है राउटर 2 पे? सही टाइम आ रहा है। आपने दोनों 3600 सीरीज के राउटर यूज किए हैं, ठीक। मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये अब आपने जेहन में रखना है, ये बड़ी ना किस्मत की बात होती है कि एनटीपी की ये वाली लैब GNS3 पे आप कर रहे हो और क्लॉक सिंक्रोनाइज हो जाए। अक्सर इसमें बहुत ज्यादा ये GNS3 का मसला था, अभी भी है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, आपके पास नहीं ना हुआ, ठीक है ठीक। तो ये ना टाइम का सिंक्रोनाइज होना, ये GNS3 का एक वेल नोन मसला है। अक्सर अक्सर आपकी जो वर्चुअल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर टाइम फौरी तौर पे सिंक्रोनाइज नहीं होता, अक्सर 15-15 20-20 मिनट बाद जाके आउटपुट आती है। फौरन आ जाए अच्छी बात है, लेकिन अक्सर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक होने के बावजूद भी ये टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे सिमुलेटर्स का और इस वर्चुअल सेटअप का है। ये सिस्को की CCI लैब में भी एक जमाने में एक क्वेश्चन आता था, बड़े अरसे से उन्होंने भी देना छोड़ दिया। उसमें हमारा तरीका ही होता था, हम सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगर करके फौरन आउटपुट नहीं देखते थे, हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आधे पौने घंटे बाद जाके वेरीफाई करते थे, तब वो सिंक्रोनाइज हुआ होता था। ना भी हो तो हम उसकी टेंशन ही लेते थे, क्योंकि एग्जाम में आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है, वो ठीक होनी चाहिए। वो सिंक्रोनाइज हुआ है या नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने वो अपने तजर्बात और मुशाहिदात से एक नतीजा निकाला हुआ है, आप जरा नोट करें। मेरी ये आदत नहीं है, मैं पैकेट ट्रेसर हो या GNS3 हो, आमतौर पे प्लेटफॉर्म सेम ही रखता हूं। 3600 है तो सारे 3600 सीरीज के राउटर होंगे, 2800 है तो सारे 2800। यहां पे प्लेटफॉर्म डिफरेंट रखने का मकसद ही यही था। ये जो 2600 सीरीज का मैंने आपको राउटर दिया ना, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि बाकियों के मुकाबले में इस पे हमेशा टाइम ठीक कॉन्फ़िगर हो जाता है। मैंने 2600 सीरीज के राउटर को क्लाइंट बनाया था, और पुराने GNS3 के ऊपर भी ये टेस्टेड है कि 2600 सीरीज जो है इसके ऊपर क्लॉक सही से सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो मैंने इसलिए क्लास में रिस्क नहीं लिया, मैंने क्लाइंट जिसको बनाना था मैंने उसे 2600 सीरीज के राउटर को ही क्लाइंट बनाया। पुराने में भी इस पे आउटपुट ठीक आती थी, इस पे भी ठीक ही आई है, ठीक है। तो बहरहाल ये जरा जेहन में रखिएगा पॉइंट। बाकी कमांडें तो दो ही हैं, एनटीपी सर्वर है क्लाइंट पे, और सर्वर पे सिर्फ आपको टेक्निकली क्लॉक ही सेट करने हैं। एनटीपी मास्टर से स्टैटम वैल्यू भी चेंज करना ऑप्शनल है, आप अगर नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू 7 होती है, ठीक है जी। तो क्लाइंट के ऊपर 8 हो जाएगी, ठीक है। आज वो भाई मुझे इशारे दे रहा है टाइम देख देख के कि टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। इस वाली लैब में एक टास्क बाकी रह गया, आप ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर वो करेंगे, क्योंकि उसमें वैसे ही चक्कर चढ़ने वाले हैं, तो ये ना हो बिल्कुल ही दिमाग घूम जाए। ब्रेक कर रहे हैं जी, आपसे 12 बजे मुलाकात होती है, 12 बजे तक वापस आ जाइए।